थोड़े ही समय बाद काव्यनयन ने अपने जादुई खजाने वर्मिलियन बर्ड बैंड से एक अंगूठी जैसी आग उगल दी। ये देखकर बर्फ जैसी महिला की आंखों में एक दुष्ट चमक चमकी। उसका इरादा जायम के सामने पीछे हटने का बिल्कुल नहीं था और उसके चेहरे पर गहरी नफरत और रोष की अभिव्यक्ति थी। अचानक उसने अपनी आस्तीनें झटके से हिलाईं और सफेद और काली रोशनी की दो धाराओं को फेंका, जो दो फ्लाइंग सॉर्ड्स के रूप में प्रकट हुईं। ये तलवारें एक बार उसके चारों ओर घूमी और अचानक आकार में बढ़कर 3 मीटर लंबी हो गईं। सफेद फ्लाइंग स्वॉर्ड बर्फ जैसी शुद्ध थी और उसमें हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाली आइसी ची थी। काली फ्लाइंग स्वॉर्ड में अद्भुत गर्मी और काले ज्वालामुखी लौ की झिलमिलाहट थी। यह एक दुर्लभ यिन यांग तलवारों की जोड़ी थी। महिला ने ठंडी हंसी के साथ अपने सिर में रखे रेड कमांड मेडालियन को हल्के से हिलाया और उसमें कुछ शब्द फुसफुसाए। तुरंत उस मेडालियन से लाल रोशनी चमकी और धीरे धीरे एक प्रकाश की परत में ढक गई। इसके क्रियाकलापों को ध्यान से देखते हुए जायम ने तुरंत बिना किसी देरी के उसे रोकने का प्रयास किया। उसके सिर के चारों ओर एक छोटा सिल्वर बेल घूमने लगा और इनकैंटेशन जेस्चर के आदेश पर बेल ने बजना शुरू किया, जिससे सिल्वर साउंड वेव्स उत्पन्न हुईं और महिला की ओर बढ़ीं। लगभग उसी समय जायम ने अपने हाथों को घुमाया और दो पास के पिलर्स की ओर लाल और अजूर रोशनी की धाराएं भेजीं। जैसे ही हॉल के रिस्ट्रिक्शंस सक्रिय हुए, जमीन में हल्की झटके महसूस हुई। लाल और अजूर रोशनी की धाराएं हॉल में हर जगह से उभरने लगी और सिल्वर साउंड वेव्स का पीछा करते हुए बर्फ जैसी महिला को अपने केंद्र में घेर लिया। इन हमलों के सामने महिला ने केवल अपनी दो तलवारों की ओर इशारा किया। ब्लैक और व्हाइट रोशनी तलवारों से चमकी और वे हवा में एक बार घूमते हुए ग्लेशियल और स्कॉचिंग ची की लहर छोड़ने लगीं। सफेद आइसी ची बाहर की ओर और काला स्कॉचिंग ची अंदर की ओर था और इस प्रकार महिला के चारों ओर एक अजीब बैरियर ऑफ लाइट बन गया। जैसे ही साउंड वेव्स इस बैरियर से टकराए, वे बिना किसी निशान के पूरी तरह अवशोषित हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद हॉल के रिस्ट्रिक्शंस से निकली लाल और अजूर रोशनी ने बैरियर को घेर लिया। इस समय काव्यनयन ने कार्रवाई की। एक आग की लपट के साथ वर्मिलियन बर्ड बैंड एक विशाल फायरबॉल में बदल गया और अचानक भारी दबाव फैलाने लगा। फिर एक हल्के हाथ के इशारे से उसके हाथ से डिम स्कारलेट लाइट चमकी और वह दृश्य से गायब हो गई। यदि जायम की विशाल स्पिरिचुअल सेंस न होती तो वह काव्यनयन के स्नीक अटैक को महसूस न कर पाता। कुछ क्षण बाद डिम लाइट अचानक एक रंगीन विस्फोट में प्रकट हुई। तुमने मुझे चोट पहुंचाने के लिए डेविल स्लेइंग थॉर्न का इस्तेमाल किया, उसने क्रोधित स्वर में चिल्लाया। उसके चेहरे पर रोष और भय का मिश्रण था। बहुत अच्छा, मैंने हमेशा सोचा था कि जूनियर मार्शल सिस्टर ने सभी का उपयोग कर लिया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने एक को सुरक्षित रखा। महिला को किसी प्रकार का गंभीर आघात लगा था, लेकिन उसकी वाइटैलिटी अभी भी मजबूत थी। जायम जानता था कि उसे केवल मामूली चोट लगी थी और काव्यनयन ने केवल बर्फ जैसी महिला के रिस्ट्रिक्शन मेडालियन के उपयोग को बाधित करने का इरादा किया था। जैसे ही जायम ने हॉल में रिस्ट्रिक्शन सक्रिय किए, उसने अपना हाथ पलटा और अपने हाथ में रखा पिच ब्लैक 1000 लेयर माउंटेन फेंका। वह उसे जल्दी से स्पेल सील्स के साथ मारता रहा। कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शंस में फंसी हुई वर्मिलियन बर्ड बैंड आग की एक गेंद के रूप में बर्फ जैसी महिला की ओर बढ़ी। लेकिन उसी समय 8 भयंकर बांह के मोटाई की फ्लेम पाइथन्स उसके साथ उलझ गईं। हॉल में जल्दी ही एक दहाड़ती हुई आग का सागर प्रकट हो गया। उस समय माउंटेन 20 मीटर ऊंचा फैल चुका था। जैसे ही जायम खजाने को नियंत्रित करने वाला था, उसने आग के सागर से एक रेनबो लाइट बीम को निकलते देखा। ये कि चाहे आग हो या प्रकाश, जो भी इस बीम से टकराता वह इसका विरोध नहीं कर पाता। अचानक कई क्लैंक्स की आवाजें गूंजी और बीम तुरंत स्पाइरलिंग वर्मिलियन बैंड रिंग पर रुक गई, इसे पूरी तरह लॉक कर दिया। लाइट स्टेसिस मिरर, जायम ने गंभीर भाव से अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। महिला के आने से पहले काव्यनयन ने जायम को अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर की टेक्निक्स और ट्रेजर्स का सामान्य विवरण दिया था, जिससे उसे उस पर अधिक प्रहार करने का अवसर मिला। लाइट स्टेसिस मिरर वह प्राचीन खजाना था जिसे काव्यनयन ने अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर की कई खजानों में सबसे ज्यादा उल्लेख किया था। यह उनके सबसे अद्भुत खजानों में भी शामिल था। अजूर स्टेसिस मिरर, जिसे जायम ने ट्रायल बाय ब्लड एंड फायर में देखा था, संभवतः इस प्राचीन खजाने की एक प्रतिकृति थी। यद्यपि उसमें केवल 100वां हिस्सा शक्ति था, फिर भी ये लो ग्रेड कल्टिवेटर्स के बीच एक प्रसिद्ध मैजिक टूल था। अजूर रिस्ट्रिक्शंस और फ्लेम्स को लाइट बीम की प्रबल शक्ति ने पूरी तरह केओस में डाल दिया, जिससे वे पूरी तरह अप्रभावी हो गए। इसके परिणामस्वरूप बर्फ जैसी महिला फिर से प्रकट हुई। उसके ब्लैक व्हाइट बैरियर में उसने एक हाथ में मिरर पकड़ा और दूसरे हाथ से इनकैंटेशन जेस्चर बनाया। जायम की दृष्टि उस प्रसिद्ध मिरर पर पड़ी जो उसके हाथ में था। मिरर बड़ा नहीं था और अजूर स्टेसिस मिरर की तरह ही दिखता था, लेकिन इसके शरीर से पिच ब्लैक लाइट चमक रहा था, जिसने इसे देखने वालों पर गहरा भूतिया प्रभाव डाला। रेनबो बीम ऑफ लाइट ने इतना तीव्र कॉन्ट्रास्ट पैदा किया कि दृश्य विचित्र लग रहा था। उस हाथ जिसने इनकैंटेशन जेस्चर बनाई थी, रक्त से सना हुआ था, और जो रिस्ट्रिक्शन मेडालियन वह पहले पकड़ती थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था।
ये वास्तव में अकल्पनीय था कि बैरियर के माध्यम से उसे चोट कैसे लगी। ये डेविल स्लेइंग थॉर्न वास्तव में प्रभावी है। ये डेविल स्लेइंग थॉर्न वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। जैसे ही काव्य नयन का बंधित जादुई खजाना मिरर द्वारा रोका गया, जायम खाली खड़े रहने वाला नहीं था। उसने चुपचाप अपनी दृष्टि ब्लैक माउंटेन की ओर लगाई और हल्की सी कंपकंपी के साथ इसे गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद वह ब्लैक माउंटेन अचानक बर्फ जैसी महिला के ऊपर प्रकट हुआ और भयंकर वेग के साथ गिरने लगा। महिला ने हंसी में तिरस्कार प्रकट किया और अपने हाथ में रखे लाइट स्टेसिस मिरर की दिशा को हल्का सा समायोजित किया। उसने अपने फ्री हाथ से स्पेल सील को मिरर पर प्रहार किया। अचानक पहले से मौजूद रेनबो लाइट बीम हल्की सी कंपकंपी के साथ हिली और मिरर से एक पतली शाखा जैसी बीम ब्लैक माउंटेन की ओर निकल गई। ध्वनि की गति को पार करते हुए ये बीम गिरते हुए ब्लैक माउंटेन को रोकने का प्रयास कर रही थी। जायम पहले से ही जानता था कि उसे यह आसानी से सफल नहीं होगा, इसलिए उसने बिना किसी देरी के हाथ जोड़कर इनकैंटेशन जेस्चर बनाया। गिरती हुई ब्लैक माउंटेन अचानक हवा में रुक गई और एक बार घूमते हुए अपने नीचे से काले प्रकाश का बड़ा बादल उत्सर्जित किया, ठीक समय पर बीम को मिरर से टकराने से रोकते हुए। जैसे ही काले प्रकाश के बादल ने उत्पन्न हुई रेनबो लाइट बीम को घेर लिया, यह नीचे गिरते हुए बर्फ जैसी महिला के बैरियर से टकराया। बैरियर की काली परत कंपकंपी से हिली और महिला के शरीर की स्पिरिचुअल ची को असंतुलित करने लगी, जिससे मिरर की किरणें लगभग बिखरने लगीं। बैरियर के पीछे महिला की परछाई धुंधली पड़ गई और उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। उसने अपने मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के मिरर पर अजूर ची का धुंध उगला दिया। इससे रेनबो लाइट बीम एक धुंध में बदल गई और ब्लैक माउंटेन तथा उसकी ऑरा और नीचे गिरने से रोक दी गई। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हॉल में धीमी धीमी विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। काव्य नयन की आत्मा इस डेडलॉक को देखकर उत्साहित हो गई और उसने अचानक रिस्ट्रेन्ड वर्मिलियन बर्ड रिंग को अत्यधिक बढ़ाने का संकेत दिया। वह फीनिक्स की चीखों के साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुक्त होने का प्रयास करने लगी। कुछ समय तक तीनों मिलकर सीनियर मार्शल सिस्टर के सामने डेडलॉक बनाए हुए थे। निश्चित रूप से ये केवल एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे की क्रियाओं को भी गहनता से देख रहे थे। सबसे पहले गति में जायम आया। उसने अपनी कमर पर एक थप्पड़ मारा और स्पिरिट बीस्ट पाउच को बुलाया। जोरदार बस के साथ अनगिनत चमकते हुए गोल्डन बीटल्स हवा में दौड़ने लगे और एक भयानक गोल्डन क्लाउड का निर्माण किया। काव्य नयन ने इसके बाद एक अन्य वर्ल्डली गान की ताल में इनकैंटेशन उच्चारित की। अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल स्कारलेट बैरियर प्रकट हुआ। ये बैरियर तरल प्रकाश से चमक रहा था और धीरे धीरे अत्यधिक तीव्रता में उज्ज्वल हो गया। बर्फ जैसी महिला ने अचानक अपने हाथ में रखा मिरर ऊपर फेंका और हाथों को एक साथ थपथपाया, जिससे एक छोटा ट्रायंगुलर फ्लैग उसके हाथ में प्रकट हुआ। तैयारी के बावजूद उसने उदास स्वर में कहा, डिवाइन इनकार्नेशन लाइट। जूनियर मार्शल काव्य नयन, तुम सच में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। तुम ये कैसे कर सकती हो? हालांकि उसने गोल्डन इंसेक्ट स्वॉर्म को कुछ अजीब पाया, उसने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से गोल्ड डिवाउरिंग बीटल से अपरिचित थी। हल्की मुस्कान के साथ काव्य नयन ने कहा, यदि सीनियर मार्शल सिस्टर अपनी जान के जोखिम पर लड़ाई नहीं करना चाहती, तो केवल कंस्ट्रेनिंग हार्ट रिस्ट्रिक्शन मेडालियन हमें सौंप दो और हमें शांति से जाने दो। बर्फ जैसी महिला ने ठंडी आवाज में नाक भान सिकोड़ते हुए कहा और फिर अपने मुंह से एक छोटा ब्लड रेड स्वॉर्ड उगला दिया। ये स्वॉर्ड केवल कुछ इंच लंबी थी, लेकिन इसका शरीर तीव्र लाल प्रकाश से चमक रहा था और उसके चारों ओर कालेची की धारा हल्की सी घूम रही थी। जैसे ही यह स्वॉर्ड प्रकट हुई, ये स्वतः कांपने लगी और हॉल की हवा में खून की गंध फैल गई। जैसे ही छोटी क्रिम्सन स्वॉर्ड प्रकट हुई, काव्य नयन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सीनियर मार्शल सिस्टर की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। ब्लड डेविल स्वॉर्ड, तुमने यह पापी खजाना कब हासिल किया? क्या तुम डेविलिश ची के प्रतिशोध से नहीं डरती? प्रतिशोध? चिंता मत करो, इस आर्टिफैक्ट के साथ मैं तुम्हें इतनी जल्दी हरा दूंगी कि कोई डेविलिश ची का प्रतिशोध उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं तुमसे एक अंतिम बार पूछती हूँ, क्या तुम वास्तव में सेक्ट की समृद्धि के लिए वेलाइकन से विवाह करने के लिए अनिच्छुक हो? यदि तुम अब भी अनिच्छुक हो, तो मैं ब्लड डेविल स्वॉर्ड को पागल कर दूंगी। मैं इसकी शक्ति को रोकने में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। मेरी चेतावनी न सुनने का आरोप मत लगाना। बर्फ जैसी महिला की आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। जायम ने ब्लड डेविल सेबर की ओर नजर डालते हुए शांति से कहा, तुम्हें कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही काव्य नयन मास्क मून सेक्ट के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होती, मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। तुम इस मूर्खता को बंद करो। सीनियर मार्शल सिस्टर ने ठंडी दृष्टि से कहा, और तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन और क्षमताएं कमजोर नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे विवरण के अनुसार कोई नासेंट सोल याद नहीं है। क्या तुम हाल ही में उन्नत हुए नासेंट सोल कल्टिवेटर हो? लेकिन उसे वोने कहकर बुलाना। तुम ही हो जो उसे हमेशा वेलाइकन से विवाह करने के लिए अनिच्छुक बनाए रखे। जायम ने सीनियर मार्शल सिस्टर की ओर निश्चिंत स्वर में उत्तर दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो।
केवल कंस्ट्रेनिंग हार्ट रेस्ट्रिक्शन मेडालियन हमें सौंप दो और हम तुरंत तुम्हें छोड़ देंगे। ब्लड डेविल स्वॉर्ड से मुझे कोई डर नहीं है, भले ही मैं इसके बारे में पूरी जानकारी न रखता हूँ। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस पर निर्भर न रहो। तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम इस पर निर्भर न रहो। जैसे ही बर्फ जैसी महिला ने जायम की ओर कटाक्ष भरी दृष्टि डाली और अपने होठों को मोड़ा, वह बोली, तुम अपने आप को अधिक आंक रहे हो। यदि तुम्हें ब्लड डेविल स्वॉर्ड के बारे में सच में पता होता तो इतनी निडरता से बोलने की हिम्मत भी न करते। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी और देखूंगी कि जूनियर मार्शल सिस्टर काव्य नयन अपना मन बदलती है या नहीं। इसके तुरंत बाद उसने अपनी जीभ के सिर को काट लिया और अपने छोटे क्रिम्सन स्वॉर्ड पर भारी मात्रा में ब्लड एसेंस की धुंध फूंकी। फिर उसने अपने हाथों को इनकैंटेशन सील में जोड़ा। अचानक क्रिम्सन लाइट की चमक में छोटा स्वॉर्ड 1 मीटर लंबा हो गया और अपनी भयानक खून से लथपथ शक्ति को प्रकट करने लगा। स्वॉर्ड से निकलने वाली खून की गंध अब और भी घिनौनी और फैलाव वाली हो गई। बर्फ जैसी महिला ने स्वॉर्ड के हैंडल को बिना किसी भय के पकड़ लिया और अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे इस क्रिम्सन स्वॉर्ड में प्रवाहित करने लगी। उसकी आंखों में तेज प्रकाश चमक रहा था। तुरंत कार्रवाई करो, हमें उसे पहले हमला करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अपने आप पर संयम बनाए रखने में असमर्थ काव्यनयन ने भयभीत स्वर में जायम को कहा। वह ब्लड डेविल स्वॉर्ड की भयावहता को अच्छी तरह जानती थी और जायम के शब्दों पर अधिक आत्मविश्वास नहीं रख सकती थी। जैसे ही उसने डिवाइन इनकार्नेशन लाइट को संकेंद्रित करना शुरू किया, उसने सिर के ऊपर विशाल बैरियर ऑफ लाइट की ओर इशारा किया। लाइट का डोम कंपन करने लगा और तेजी से घूमने लगा। थोड़ी देर बाद एक शानदार एमरल्ड ग्रीन लाइट एक झटके में बर्फ जैसी महिला की ओर उड़कर पहुंचा। जैसे ही बर्फ जैसी महिला ने ये देखा, उसने आसानी से हाथ हिलाया और ट्रायंगुलर फ्लैग को फेंक दिया। जैसे ही फ्लैग उसके हाथ से निकल गया, यह एक विशाल क्लाउड ऑफ फियरी ग्रीन फॉग में बदल गया और आक्रमण को अवरुद्ध करने लगा। जैसे ही एमरल्ड लाइट की किरण ग्रीन फॉग से टकराए, एमरल्ड लाइट से अचानक एक फ्लड ड्रैगन प्रकट हुआ। फ्लड ड्रैगन ने संघर्ष में ऊपर की स्थिति प्राप्त की और फॉग को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन फॉग की एक परत फ्लड ड्रैगन से चिपक गई और उसे मुक्त होने से रोक दिया। इस दृश्य को देखकर काव्यनयन का चेहरा गंभीर हो गया और बर्फ जैसी महिला ने एक सुखद भाव प्रकट किया। फिर बर्फ जैसी महिला ने क्रिम्सन स्वॉर्ड से हवा को स्वाइप किया और जायम के सिर के ऊपर स्वॉर्ड को काट दिया। इसके तुरंत बाद एक स्पेशल फ्लक्चुएशन उत्पन्न हुई, जिससे 3 मीटर चौड़ी स्वॉर्ड ची की लहर जायम की ओर बढ़ी। स्वॉर्ड ची गहरा स्कारलेट रेड था और इसके भीतर एक भयंकर, दुष्ट और अविद्यमान था, जो बिना किसी रोक के आगे बढ़ रहा था। जैसे ही बर्फ जैसी महिला ने अपनी शक्ति के अधिकांश हिस्से को इस हमले में समर्पित किया, उसके चेहरे का रंग कई बार गहरा लाल हो गया। फिर एक चमक की झपकी में क्रिम्सन स्वॉर्ड वापस अपने मूल छोटे आकार में लौट आया। स्वॉर्ड ची जैसे ही हवा में आगे बढ़ा, आसपास की स्पिरिचुअल ची हजारों धाराओं की तरह बहती हुई स्वॉर्ड ची के साथ आगे बढ़ी और इसे छुपा लिया। जायम ने केवल अपने शरीर में तनाव महसूस किया और अचानक अपनी गति पर नियंत्रण खो दिया। टेक्निक्स लगाने की तो बात ही छोड़ दें, वह एक अंग भी हिला नहीं सकता था। वह केवल स्वॉर्ड ची को घूर सकता था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। काव्यनयन का चेहरा इस दृश्य को देखकर गंभीर रूप से पीला पड़ गया और सीनियर मार्शल सिस्टर केवल हंस रही थी। दोनों महिलाओं का मानना था कि जायम अब महान संकट में है, लेकिन उसने केवल एक गहरी सांस ली और स्वॉर्ड ची को घूरते हुए अपने चारों ओर चमकते हुए सुनामी जैसे गोल्डन लाइट की एक जाल बनाई। बर्फ जैसी महिला इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। प्रतिक्रिया देने से पहले ही ब्लड स्वॉर्ड ची ने गोल्डन नेट से टकराया। एक जोरदार विस्फोट हुआ जब डिवाइन लाइटनिंग और ब्लड ची टकराए। स्वॉर्ड ची की भयंकर कोशिशों के बावजूद गोल्डन नेट की पतली स्ट्रैंड्स को काट नहीं पाए। इसके बजाय गोल्डन नेट धीरे धीरे उसे लपेटते हुए जैसे मछली की तरह घेर लिया। फिर जायम के चारों ओर बनी डेविलबेन लाइटनिंग का जाल स्वॉर्ड ची के चारों ओर घूमते हुए उसे पूरी तरह से घेरने लगा। जायम ने हवा में रिस्ट्रेन की गई स्वॉर्ड ची की ओर आश्चर्य से देखा। डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग ने स्वॉर्ड ची को काबू में करने के लिए अपनी शक्ति तेजी से खर्च की। यदि उसने अपनी लाइटनिंग का 1/3 हिस्सा रिलीज न किया होता तो शायद वह इसे रोक ही नहीं पाता। दरअसल ये पहली बार था जब उसने कोई इविल डेविल डाउट ट्रेजर देखा जिसे डेविलबेन लाइटनिंग आसानी से काबू में नहीं कर सकती थी। यदि यह जारी रहा तो ब्लड स्वॉर्ड ची और डेविलबेन लाइटनिंग दोनों बिखर सकते थे। ये वह स्थिति थी जिसे वह अनुमति नहीं देने वाला था। इस सोच के साथ जायम ने गंभीर चेहरे के साथ अपने हाथ उठाए और गोल्डन लाइटनिंग की 2 अत्यधिक घनी बोल्ट्स को स्वॉर्ड ची को रोकने वाले लाइटनिंग नेट पर प्रहार किया। सुदृढ़ शक्ति के साथ गोल्डन लाइटनिंग ने स्वॉर्ड ची को हराया और हवा में केवल क्रिम्सन मिस्ट का एक छोटा क्लाउड बचा। बिना किसी और सोच के जायम ने गोल्डन लाइटनिंग की ओर इशारा किया और उसे पूरी तरह से संकेंद्रित कर गोल्डन मिस्ट को एक गोल्डन फिस्ट साइज बॉल में बदल दिया। इसे अपनी पकड़ में लेने के बाद उसने बिना किसी भाव के सामने खड़ी महिला की ओर देखा। इस दृश्य ने बर्फ जैसी महिला को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया और अविश्वास से भरा चेहरा बना दिया। काव्यनयन भी इतनी हैरान हुई कि उसके मुंह से हल्की धारा बाहर रह गई।
ब्लड डेविल स्वॉर्ड की पूरी ताकत असफल होते देखकर दोनों महिलाओं के लिए यह अविश्वसनीय था। जैसे ही यह स्वॉर्ड हेवनली साउथ में प्रकट हुई, यह अज्ञात था कि यह प्राचीन खजाना है या जादुई खजाना। ये स्वॉर्ड सामान्य मैजिक ट्रेजर जैसी दिखती थी जिसे शरीर के भीतर रखा जा सकता था, लेकिन इसे एंशिएंट ट्रेजर की तरह रिफाइन नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद यह आश्चर्यजनक शक्ति दिखाने में सक्षम थी। जब तक स्वॉर्ड के स्पेशल स्लैश से पहले सावधानी न बरती जाए, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। कोई भी टेक्निक या मैजिक ट्रेजर जो आक्रमण को रोकने की कोशिश करती, वह आमतौर पर आधे में कट जाता। स्वॉर्ड के उपयोगकर्ता के लिए, यदि उसने ब्लड एसेंस और वाइटैलिटी की भारी मात्रा का उपयोग नहीं किया, तो उसे डेविलिश ची के प्रतिशोध से सतर्क रहना पड़ता। यह इसलिए था क्योंकि जितना अधिक समय तक ब्लड डेविल स्वॉर्ड का उपयोग किया जाता, उतनी ही तेजी से शरीर की ट्रू एसेंस पर डेविलिश एसेंस का प्रभाव बढ़ता। यदि डेविलिश एसेंस की अधिक मात्रा शरीर में संचित हो जाती, तो इसका परिणाम डेविलिश ची बैकलैश के रूप में सामने आता। व्यक्ति अपनी किसी भी तार्किक क्षमता को खो देता और अंततः क्रोधित शैतान में परिवर्तित होकर अपनी मृत्यु तक पहुंच जाता। संपूर्ण हेवनली साउथ में ऐसे डेविलिश आर्टिफैक्ट्स केवल कुछ ही पाए जाते हैं, और इन्हें एक ऐसा नाम कहा जा सकता है जो एक तरफ डरावना और दूसरी तरफ प्रशंसनीय भी था। जैसे ही जायम ने ब्लड स्वॉर्ड ची को विखंडित किया, उसने बिना दो महिलाओं को अपनी स्तब्धता से उबरने का समय दिए तुरंत कार्रवाई की। तेजी से एक सुनहती हुई सीटी की आवाज के साथ उसके ऊपर गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के झुंड ने गुर्राते हुए पूरे कमरे में धावा बोल दिया और बर्फ जैसी महिला की ओर बढ़े। जायम ने देखा कि बर्फ जैसी महिला अपनी स्तब्धता से उबर रही थी। क्रोधित और भयभीत, उसने तुरंत अपने मुंह से एक छोटा सिल्वर स्वॉर्ड फेंका और हाथों से इनकैंटेशन जेस्चर बनाते हुए उसे सक्रिय किया। सिल्वर स्वॉर्ड तेज चमकने लगा और उसके चारों ओर अंधाधुंध सिल्वर लाइट का बैरियर बन गया। अचानक एक पॉप की आवाज के साथ सिल्वर स्वॉर्ड ने कंपन किया और बैरियर के भीतर से आने वाले गोल्डन बीटल्स के झुंड की ओर हजारों सिल्वर लाइट की स्ट्रैंड्स फेंकी। स्वॉर्ड कंडेंस्ड थ्रेड्स, जायम ने अपने आप से भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे अब समझ में आया कि काव्य नयन की सीनियर मार्शल सिस्टर मूलतः एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पास स्वॉर्ड प्रकार के इतने मैजिक ट्रेजर्स थे। अगले ही क्षण में सिल्वर थ्रेड्स ने गोल्डन इंसेक्ट क्लाउड को भेदते हुए हमला किया। क्रैकलिंग की तेज आवाज के साथ अनगिनत गोल्डन शेल्स झरने लगे और झुंड का अधिकांश हिस्सा छट गया। सिल्वर स्वॉर्ड की स्ट्रैंड से चोट खाने के स्थान पर बीटल्स के झुंड में बड़े छिद्र बन गए। इस दृश्य को देखकर जायम का मन भारी हो गया। क्या उसके वर्तमान गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स नासेंट सोल कल्टिवेटर्स के खिलाफ अभी भी प्रभावहीन थे? उसने इन्हें विकसित करने में इतनी मेहनत और समय लगाया था। बर्फ जैसी महिला ने अपने स्ट्राइक के परिणाम पर राहत महसूस की। उसने सोचा कि कुछ और वेव्स ऑफ अटैक के बाद इन अजीब इंसेक्ट्स का पूरा झुंड समाप्त हो जाएगा। उसे अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जायम की निराशा जल्द ही प्रसन्नता में बदल गई। स्ट्राइक से गिर चुके बीटल्स ने पुनः गति ग्रहण की। एक तेज चीत्कार के साथ वे फिर से उड़ने लगे और बाकी बीटल्स के साथ बर्फ जैसी महिला की ओर बढ़ने लगे। तभी ग्रीन फॉग के भीतर से अचानक फीनिक्स क्राई गूंजा और थाउजेंड सन्स की तरह की चमक ने फॉग को साफ करते हुए वर्मिलियन मून को प्रकट किया। मून ने प्रकाश फैलाया और बर्फ जैसी महिला की बैरियर की ओर दौड़ लगाए। बर्फ जैसी महिला का चेहरा व्यापक रूप से बदल गया। अचानक लाइट बैरियर उसके चारों ओर घूमने लगा और उसका शरीर ब्लैक व्हाइट लाइट में बदल गया, जिससे वह हॉल से बचने का प्रयास करने लगी। इस अदला बदली के बाद महिला को अंततः समझ में आया कि जायम और काव्य नयन दोनों को एक साथ चुनौती देना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए उसने केव रेजिडेंस से भागने का निर्णय लिया ताकि पुनः सेना इकट्ठा कर दोनों को रोक सके। हालांकि जायम और काव्य नयन दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन मास्क्ड मून सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स के सामने वे अकेले टिक नहीं सकते थे। और जैसे ही वह बाहर पहुंची, वह मास्क्ड मून सेक्ट की सेक्ट गार्डिंग फॉर्मेशंस को सक्रिय कर सकती थी और दोनों को अंदर फंसा सकती थी। दूसरी ओर काव्य नयन का स्कारलेट मून उसके सीनियर मार्शल सिस्टर का पीछा करते समय पीछे रह गया, जिससे सीनियर मार्शल सिस्टर को छत की ओर उड़कर उस पर हमला करने का अवसर मिला। एक धीमी ठोकर की आवाज के साथ सीलिंग से लाल प्रकाश पलक झपकते ही निकला, लेकिन यह असभ्य नहीं हुआ, केवल कुछ ढीले पत्थर गिर पड़े। बर्फ जैसी महिला स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ, छत से ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर बीटल्स का झुंड निकल आया। वे बज रहे थे और जल्दी से कमरे के केंद्र में इकट्ठा होकर ट्राई कलर्ड शील्ड बना लिया। बर्फ जैसी महिला के भय में उसने बिना किसी और सोच के हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों के बीच सिल्वर टैलिस्मैन को समन किया। जब काव्य नयन ने ये देखा तो उसे तुरंत सीनियर मार्शल सिस्टर की योजना का पता चल गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने डिवाइन इनकार्नेशन लाइट का प्रयोग किए बिना अपने स्टोरेज पाउच को थप्पड़ मारा। उसके हाथ में एक छोटा रेड फ्लैग आया, जिसे उसने तुरंत जमीन में फेंक दिया। बर्फ जैसी महिला ने हाथ हिलाया और अपने हाथ में टैलिस्मैन को सक्रिय किया। टैलिस्मैन उसके हाथ से येलो लाइट की एक गेंद में लपेटा गया और शूटिंग स्टार की तरह सीलिंग की ओर उड़ गया। येलो लाइट ने विशाल शील्ड को तोड़ते हुए सीलिंग की ओर सीधे उड़ान भरी।
लेकिन उसी समय काव्य नयन ने इनकैंटेशन पूरा कर लिया और अपने केव रेजिडेंस में छिपी हुई रिस्ट्रिक्शंस को सक्रिय किया। पूरे हॉल ने लाल प्रकाश में चमकना शुरू किया और सभी सतहों को एक अंधाधुंध बैरियर ऑफ लाइट में घेर लिया, छत समेत। जैसे ही काव्य नयन ने अपने केव रेजिडेंस की छत समेत सभी सतहों को अंधाधुंध प्रकाश की एक बैरियर में घेर लिया, उसी क्षण जैसे कि बर्फ जैसी महिला की शूटिंग स्टार का प्रतिद्वंदी शूटिंग स्टार तुरंत ही उस बैरियर से टकराते ही रुक गई और मानो बैरियर में ही सील कर दी गई हो। उसके चारों ओर लाल प्रकाश की एक विशाल परत जमा हो गई और उसे पूरी तरह से लपेट लिया। काव्य नयन की सीनियर मार्शल सिस्टर इस अचानक परिवर्तन को देखकर स्तब्ध रह गई, लेकिन एक अनुभवी कल्टिवेटर होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि यह रिस्ट्रिक्शन क्या है। उसने तुच्छ अभिव्यक्ति के साथ अपनी उंगली हिलाई और बोन चिलिंगली कोल्ड व्हाइट स्वॉर्ड स्ट्रीक को हाथ से छोड़ा। ये व्हाइट स्वॉर्ड स्ट्रीक बैरियर में फंसे टैलिस्मैन के चारों ओर एक बार चक्कर लगाकर लाल प्रकाश को जल्दी से तोड़ गया, जिसने उसे कैद किया हुआ था। बर्फ जैसी महिला ने परिणाम देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। येलो लाइट की एक झलक में वह तुरंत बैरियर में पैदा हुए ओपनिंग से छत की ओर उड़ गई। लेकिन जैसे ही वह आधा रास्ता तय कर पाए, पर्पल लाइट अचानक उसकी आंखों के सामने चमक गया। किसी ने उसे अचानक घेर लिया और जोर से हॉल की छत से दूर खींच लिया। हल्की हंसी के साथ एक व्हाइट सिलोएट धुंधली दिखाई दी, जो एक सफेद वस्त्र पहने युवा महिला की थी। सिल्वर मून अचानक सीलिंग से प्रकट हुई और उसने अपने हाथ में ट्रांसलूसेंट पर्पल थ्रेड पकड़ रखा था। पर्पल थ्रेड का दूसरा छोर सीधे बर्फ जैसी महिला के शरीर की ओर जा रहा था। तभी काव्य नयन की सीनियर मार्शल सिस्टर ने देखा कि उसका शरीर एक चमकदार पर्पल थ्रेड के जाल में जकड़ा हुआ है, जो लगभग दृष्टि से अदृश्य था। क्रोधित और भयभीत बर्फ जैसी महिला ने बिना किसी और सोच के उंगलियां हिलाईं और 10 से अधिक ब्लैक व्हाइट स्वॉर्ड की रेखाएं छोड़ीं। इसके तुरंत बाद उसने अपने मुंह से एक घना ग्रीन फ्लेम उगलकर पर्पल नेट पर फेंका। पर्पल नेट ने पूरी शक्ति से चमक फैलाई, लेकिन चाहे वह ग्रीन फ्लेम हो या ब्लैक व्हाइट स्वॉर्ड, वे पर्पल थ्रेड को किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। बर्फ जैसी महिला इस दृश्य से पूरी तरह परेशान हो गई। जैसे ही उसने बड़ी मात्रा में वाइटैलिटी का उपयोग कर सीक्रेट टेक्निक लगाने का निश्चय किया, सिल्वर मून मुस्कुराई और पर्पल थ्रेड को खींचते हुए कहा, रिस्ट्रेन्स। जाल तुरंत कस गया और बर्फ जैसी महिला को पूरी तरह से जकड़ लिया, उसे सबसे मामूली हरकत करने से भी रोक दिया। महिला का चेहरा रक्तिम लाल हो गया। नासेंट सोल स्टेज में प्रवेश करने के बाद भी उसने कभी किसी को अपने सामने इतना शक्तिशाली नहीं पाया था। शर्म और क्रोध के मिश्रण में उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसका संपूर्ण शरीर शानदार प्रकाश से जगमगा उठा। कुछ ही क्षण में वह प्रकाश 2 गुना बढ़ गया और हल्का क्रिम्सन रंग उसमें समाहित हो गया। सिल्वर मून ने यह दृश्य देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह स्थिति अच्छे अंत की ओर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पर्पल क्लाउडलेस से जडेसुन ट्रू फायर को छोड़ने का आदेश दिया, काव्य नयन ने वॉइस ट्रांसमिशन द्वारा कहा, उसे न नुकसान पहुंचाओ, उसे मेरे हवाले छोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहा, उसका वर्मिलियन मून नीचे से ऊपर उड़ा और बर्फ जैसी महिला को अपनी गोद में समेट लिया। मून तेजी से घूमने लगा और हॉल में अपने प्रतिबिंबों से पूरे वातावरण को भरने लगा। नीचे से घूमते हुए मून को देखकर जायम स्तब्ध रह गया। उसका मन पूरी तरह हिल गया और उसका ध्यान टूट गया। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बर्फ जैसी महिला काव्य नयन की डिवाइन इनकार्नेशन लाइट से इतनी भयभीत महसूस कर रही थी। मून ने चाय पीने के समय जितनी देर घुमाव लिया, उसके बाद काव्य नयन ने अंततः उसे रोक दिया। उसका चेहरा थकावट से पीला हो गया। फिर उसने हाथ हिलाया और वर्मिलियन मून को हल्की धमाके के साथ तारों में बदल दिया। उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर उसके भीतर से फिर प्रकट हुई, अब भी पर्पल क्लाउडलेस से जकड़ी हुई। लेकिन उसके शरीर में स्पिरिचुअल ची पूरी तरह शांत हो गई थी और वह अचेत अवस्था में रह रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह क्या है? जायम ने हैरानी में कहा। चेहरे पर थोड़ी सी रंगत लौटते ही काव्य नयन मुस्कुराए और बोली, जो लोग मेरी डिवाइन इनकार्नेशन लाइट में फंस जाते हैं, वे इससे भाग नहीं सकते, चाहे वे नासेंट सोल को प्रकट करें। ये टेक्निक अत्यंत शक्तिशाली बविचमेंट इफेक्ट भी रखती है। मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर का मन इस डिवाइन लाइट के प्रभाव में कुछ समय के लिए खो गया था। इस तरह हम उसे मारने से बचा सकते हैं। जायम ने अपनी नाक रगड़ते हुए हताशा में कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी सीनियर मार्शल सिस्टर इससे इतनी भयभीत थी। ये नासेंट सोल को प्रकट करने से भी रोक सकती है। हालांकि यदि हमें उसे जीवित रखने की आवश्यकता न होती, तो इतना जटिल तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मरने वाले उपाय अधिक आसान होते। काव्य नयन ने आह भरी और मजबूरी से मुस्कुराई, मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर, सेक्ट की ग्रैंड एल्डर, को मारना अस्वीकार्य है। चूंकि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मास्क मून सेक्ट पहले ही अपनी शक्ति में आघात झेल रहा है। यदि हम उसे भी मार देंगे, तो सेक्ट अधूरा हो जाएगा। मास्क मून सेक्ट के पिछले ग्रैंड एल्डर ने मुझसे बहुत कृपा की थी। मैं सेक्ट के लिए खुद को बलिदान नहीं कर सकती, लेकिन इसे विनाश के गर्त में नहीं डाल सकती। जायम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आपकी सीनियर मार्शल सिस्टर ने आपको जब हमला किया और रिस्ट्रिक्ट किया, तब तो वह आपके प्रति उदार नहीं रही।
काव्यनयन ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मैंने उसे जीवित रखा, मैं सेक्ट के पिछले मास्टर के प्रति अपना कर्ज चुका सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चले जाने के बाद किसी प्रकार की बेचैनी महसूस नहीं करूंगी। हालांकि पिछली लड़ाई सच में खतरनाक थी। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि सीनियर मार्शल सिस्टर के पास ब्लड डेविल स्वॉर्ड जैसा हेवन डिफाइंग डेविलिश आर्टिफैक्ट है। ये लगभग आपदा में बदलने वाली थी। यदि मुझे ये पहले पता होता। काव्यनयन ने हल्की शर्म के साथ चमकते हुए कहा। लेकिन जायम केवल मुस्कुराया और बिल्कुल भी चिंता नहीं जताई। कोई बात नहीं, ब्लड डेविल स्वॉर्ड वैसे भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। खैर, जल्दी से रिस्ट्रिक्शन मेडालियन को हासिल करें और चले जाएं। काव्यनयन ने सिर हिलाया। सिल्वमून ने आज्ञा मानी और हाथ हिलाते हुए पर्पल क्लाउडलेस को बर्फ जैसी महिला से खोल दिया। काव्यनयन ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। सिल्वमून ने आज्ञाकारी ढंग से हाथ हिलाया और पर्पल क्लाउडलेस को बर्फ जैसी महिला से खोल दिया। इसके बाद काव्यनयन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपने सीनियर मार्शल सिस्टर के शरीर के विभिन्न हिस्सों को हल्के से छूकर उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फिर उसने अपनी कमर पर लटकते डार्क ग्रीन स्टोरेज पाउच की ओर हाथ बढ़ाया और उसे धीरे धीरे हिलाकर खोला। अचानक तेज प्रकाश के एक चमक में फर्श पर कई वस्तुएं प्रकट हो गईं। जायम ने ये देखकर जिज्ञासु भाव से पास जाकर उन वस्तुओं को देखा। हार्ट कंस्ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शन मेडालियन को ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। काव्यनयन ने मुस्कुराते हुए इसे अपने हाथ में उठा लिया। वहीं जायम ने तुरंत अपनी दृष्टि पाइल के ऊपर से तिरते हुए अचानक एक छोटा और नाजुक अंगूठी अपने हाथ में बुलाया। वह पूरी तरह से अंधकार में और बिना किसी प्रकाश के थी। जायम ने अपनी भौहें चढ़ाईं और उस वस्तु को अपनी आंखों के पास लेकर ध्यान से जांचना शुरू किया। काव्यनयन हैरानी से बोली, यह क्या कर रहे हो? ये तो सामान्य मैजिक टूल जैसा दिख रहा है। जायम ने हल्की हंसी के साथ अपने स्टोरेज पाउच को थपथपाया और एक जेड बॉक्स को अपने हाथ में प्रकट किया। बॉक्स एक झलक में अजूर लाइट में खुला और उसमें बिल्कुल समान जेड ब्लैक रिंग प्रकट हुआ। अरे! काव्यनयन अपनी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया नहीं रोक सकी। जायम ने दोनों अंगूठियों को एक साथ रखा और महसूस किया कि दोनों में ची का लगभग समान अभाव है। फिर उसने दोनों अंगूठियों को वापस बॉक्स में रखकर उसे अपने स्टोरेज पाउच में रख दिया। काव्यनयन मीठी मुस्कान के साथ चुप रही और उसके मन में विचारों की लहर दौड़ने लगी। फिर उसने फर्श पर पड़ी बड़ी वस्तुओं की पाइल की ओर और ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर की ओर बढ़ी। उसके हाथ में चमकती लाल रोशनी के एक फ्लैश के साथ उसने अपने सीनियर मार्शल सिस्टर के सिर को हल्के से छुआ और फिर शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लीं। जायम ने ये देखा और हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप उसके पास बढ़ गया। कुछ ही क्षणों बाद काव्यनयन ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में ब्लड डेविल स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसे उठाया। उसने स्वॉर्ड की ओर केवल एक क्षण तक देखा और फिर वह डेविलिश आर्टिफैक्ट जायम को थमा दिया। ये डेविलिश आर्टिफैक्ट अत्यंत शक्तिशाली है और हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इसे हमारे साथ ले जाना सर्वोत्तम रहेगा। जबकि मैं इस वस्तु का उपयोग करने में असमर्थ हूं, तुम अपने गोल्डन लाइटनिंग से इसे नियंत्रित कर सकते हो। इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ देते हैं। इस समय जायम को ब्लड डेविल स्वॉर्ड का पूरा विवरण नहीं पता था, लेकिन वह इसके डेविलिश ची बैकलैश के बारे में जानता था। उसने जल्दी से इसे अपने पास रख लिया, यह न चाहते हुए कि काव्यनयन इतनी खतरनाक डेविलिश आर्टिफैक्ट का उपयोग करे। जहां तक अन्य वस्तुएं जैसे लाइट स्टेसिस मिरर और उसके अन्य खजाने थे, काव्यनयन का उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर का थोड़ा सम्मान बचाना चाहती थी। और वैसे भी लाइट स्टेसिस मिरर उस महिला की मिल्कियत में प्रसिद्ध हुआ था। यदि किसी को पता चलता कि इसे ले लिया गया है, तो इसके बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। उस समय काव्यनयन ने रिस्ट्रिक्शन टैलिस्मैन को अपने हाथ में लिया और हल्के से दबाया। लाल प्रकाश की एक झलक में उस टैलिस्मैन ने काली शालीन ची की एक धारा छोड़ी और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करने के उत्साह से भरी काव्यनयन ने मीठी मुस्कान दी और कहा, हार्ट कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शन अब समाप्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले मुझे अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर के लिए एक संदेश छोड़ना होगा। जायम ने इसका विरोध नहीं किया। काव्यनयन ने एक व्हाइट जेड स्लिप निकाली और इसे ग्रेसफुली अपने माथे से लगाया। जेड स्लिप में प्रकाश की एक श्रृंखला चमकने लगी और काव्यनयन की स्पिरिचुअल सेंस ने उसमें संदेश छोड़ना शुरू कर दिया। चाय पीने के समय जितनी देर लगी, उसके बाद उसने जेड स्लिप को फर्श पर पड़ी वस्तुओं की पाइल पर रखा। फिर उसने उन सभी वस्तुओं को बर्फ जैसी महिला की स्टोरेज पाउच में रखकर उसे फिर से उसकी कमर पर लगा दिया। काव्यनयन ने जायम की ओर हल्की शर्मिली मुस्कान के साथ देखा और कहा, चलो चलते हैं। सीनियर मार्शल सिस्टर अब भी मेरी डिवाइन इनकार्नेशन लाइट के प्रभाव में है। उसे मुक्त होने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। जायम ने काव्यनयन का ये कोमल और मिलनसार भाव देखा और उसके हृदय में हल्का भावनात्मक झनकार हुआ। उसने उसे धीरे से अपने पास खींचा और वे दोनों हल्की रोशनी की एक धारा में हॉल से बाहर उड़ गए। बीलियांग राज्य की सीमा पर स्थित एक छोटे नामहीन पर्वत पर काव्यनयन एक प्राचीन पेड़ के नीचे खड़ी हुई और भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा क्या मतलब है?
क्यों मुझे अकेले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट जाने देना है? जायम उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मेरी कॉन्क्यूबाइन और मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर लूक किसी कारणवश सोरिंग हेवन सिटी में ही रह गए हैं। मुझे लगता है कि इसका संबंध मॉलोन इन्वेजन से हो सकता है। चूंकि ये दोनों मेरे संबंधी हैं, मैं अकेले वापस नहीं जा सकता। मुझे उनकी जांच करनी होगी। काव्यनयन ने जायम की ओर नाराजगी भरी दृष्टि से देखा और कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे अकेले क्यों छोड़ना है? क्यों मुझे अकेले जाना होगा? काव्यनयन ने भौहें चढ़ाते हुए प्रश्न किया। जायम ने उसके कंधे से कंधा मिलाकर शांत स्वर में कहा, वोने, तुम मास्क मून सेक्ट की नासेंट सोल कल्टिवेटर हो। 9 नेशंस यूनियन में कई उच्च स्तर के कल्टिवेटर्स होंगे जो तुम्हें पहचान लेंगे। भले ही मैंने तुम्हें अपीयरेंस एक्सचेंज टेक्निक सिखाई है, पर जो कल्टिवेटर्स तुम्हारी तुलना में अधिक उन्नत होंगे, उनके लिए तुम्हारे रूपांतरण को देखना संभव है। इसलिए ये सर्वोत्तम होगा कि तुम पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौटो। काव्यनयन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन तुमने पहले ही हमारे मास्क मून सेक्ट और फ्लोइंग माइंड सेक्ट का अपमान किया है। मुझे चिंता है कि तुम फिर भी सोरिंग हेवन सिटी जा रहे हो। जायम ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो। यह ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं देखा कि मैं किस काबिलियत का धनी हूँ। भले ही हेवनली साउथ में मेरे से अधिक क्षमता वाले कई लोग हों, पर उनमें से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो मुझे पकड़कर मार सकें। और मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एक एल्डर हूँ। मॉलोन इन्वेजन के पूरे प्रभाव के चलते कोई भी मेरा प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर ने तुम्हारी अनुपस्थिति को छुपाने के लिए जो सुझाव दिया है, उस पर अमल किया होगा। अन्यथा उसकी वेवुया के साथ डीलिंग बिगड़ सकती थी। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। काव्यनयन ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर कहा, यदि तुम इतना दृढ़ रहो तो मैं तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ताकि तुम्हारा थोड़ा और सुरक्षित रह सके, मैं ये खजाना तुम्हें सौंपती हूँ। जैसे ही जायम ने अपने निर्णय को स्पष्ट किया, काव्यनयन ने और कुछ नहीं कहा, बस अपने स्टोरेज पाउच को थपथपाया और धीरे धीरे एक एम्ब्रॉयडर्ड स्कार्फ जायम के हाथ में सौंप दिया। जायम ने उस स्कार्फ में एक अजीब स्पिरिचुअल ची अनुभव किया और जिज्ञासु स्वर में पूछा, यह क्या है? काव्यनयन ने गर्मजोशी से समझाया, यह एक नेमलेस एंशिएंट ट्रेजर है, जिसे मैं यात्रा के दौरान अनायास ही प्राप्त कर गई थी। इसे उपयोग करना अत्यंत सुविधाजनक है और ये तुम्हारे विचारों के अनुसार चलती है। तुम्हारी यात्रा में तुम किसी खतरे का सामना कर सकते हो। अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे थोड़ी शांति महसूस होगी। जायम चुप हो गया और लंबी देर तक काव्यनयन की तरल आंखों में देखा। तभी उसने देखा कि उसके चेहरे पर हल्की लाली है। उसने मुस्कान के साथ वह वस्तु सावधानीपूर्वक अपने पास रख ली। काव्यनयन ने इसे देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर उसे कुछ और याद आया और उसने एक चमकता हुआ रेड जेड पेंडेंट निकाला। ये फायर रिपेलिंग ऑर्नामेंट एक टोकन है जिसे मैं अक्सर अपने साथ रखती हूँ। भले ही मुझे बाहरी मामलों से बंधना पसंद नहीं है, पर एक समय ऐसा आया था जब मैंने कुछ नेम डिसाइपल्स लिए थे। उन्होंने मुझे अपने मास्टर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वे मास्क मून सेक्ट के डिसाइपल्स नहीं थे। उनमें से 2 अब सोरिंग हेवन सिटी में अपनी दुकान चला रहे हैं। यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो ये टोकन उन्हें सौंप दो और वे तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे। उसने धीरे से उन 2 डिसाइपल्स के नाम भी बताए। जायम को एक हल्का सा वार्मथ और सेंटिमेंट महसूस हुआ और उसने उन नामों को ध्यानपूर्वक स्मृति में दर्ज कर लिया। उसे काफी समय बाद किसी के द्वारा सचेतन रूप से चिंता महसूस हुई थी। 1 महीने बाद जायम ने खुद को सोरिंग हेवन सिटी के बाहर विल्डरनेस में पाया। उसने शांतिपूर्वक दूर से विशाल शहर की ओर देखा। जायम और काव्यनयन के अनिच्छापूर्ण अलग होने के बाद वह सीधे स्टेट ऑफ यू की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ कल्टिवेटर्स से सुना कि युद्ध पहले ही स्टेट ऑफ फेंगयुंग और यू की सीमाओं पर शुरू हो चुका था। परिणाम ये था कि 9 नेशंस यूनियन की मुख्य सेनाओं ने लगातार 3 बार बड़े नुकसान झेले। उन्हें अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों की रक्षा के लिए कई ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशंस पर निर्भर होना पड़ा। 9 नेशंस यूनियन स्पष्ट रूप से हार रही थी। ये सुनकर जायम ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को इन हारों का वास्तविक कारण नहीं पता था। उसे बस आगे बढ़ना पड़ा। स्टेट ऑफ यू में प्रवेश करते ही उसने और अधिक विस्तृत समाचार प्राप्त किए। मॉलोन स्पेल वॉरियर्स ने कुछ विशाल और सेवेज बीस्ट्स का पता लगाया था। 9 नेशंस यूनियन इस हमले के लिए अनपेक्षित थे, जिससे उन्हें लगातार हारों का सामना करना पड़ा। ये सुनकर जायम काफी चकित हुआ और उसने तेजी से सोरिंग हेवन सिटी की ओर बढ़ना जारी रखा। हालांकि सोरिंग हेवन सिटी ने अपनी उड़ान की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, पर उन्होंने ग्रेटर लाइट एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन के अधिकांश रिस्ट्रिक्शंस सक्रिय कर रखे थे। हवा में अजीब और लगभग अस्पष्ट फ्लक्चुएशंस थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि शहर के कल्टिवेटर्स युद्ध की तैयारी में थे। एक नजर डालने के बाद जायम शांतिपूर्वक शहर के मुख्य द्वार की ओर उड़ गया। द्वार की रक्षा में 8 कल्टिवेटर्स तैनात थे। फॉर्मेशन एल्डर के अलावा बाकी सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स थे।
जब उन्होंने जायम को आते देखा तो कॉफॉर्मेशन एल्डर ने उसे रोकने का विचार किया, लेकिन जब उसने जायम का स्पिरिचुअल सेंस जांचा तो उसका चेहरा भारी आश्चर्य से भर गया। जैसे ही जायम के चारों ओर की रोशनी फीकी हुई, वृद्ध ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और कहा, स्वागत है वरिष्ठ। क्या आप ट्रीटीज मीटिंग में भाग लेने आए हैं? कृपया अपना नाम बताएं ताकि नियमों के अनुसार नाम दर्ज किया जा सके। जायम ने मन में हलचल महसूस की और एक्सप्रेशनलेस स्वर में पूछा, ट्रीटीज मीटिंग? कौन सी बैठक? कुछ क्षण के बाद वृद्ध ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ट्रीटीज मीटिंग में भाग लेने नहीं आए? क्या आप कोई वेग्रेंट कल्टिवेटर हैं? जायम ने ठंडे और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं हेवनली डाउ अलायंस का कल्टिवेटर हूँ। नहीं, मैं हेवनली डाउ अलायंस का कल्टिवेटर हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक समझाया, मौलोन के भयंकर हमलों के कारण हमारी 9 नेशंस यूनियन को उन्हें रोकना कठिन हो गया है। इसी वजह से अन्य शक्तियों के साथ एक ट्रीटीज मीटिंग आयोजित की जा रही है। चूंकि वरिष्ठ हेवनली डाउ अलायंस के कल्टिवेटर हैं, यदि वे अपना नाम और अपनी सेक्ट बताएंगे तो उन्हें शहर में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। जायम की आंखों में एक झिलमिलाहट उभरी और उसने कहा, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का जायम हूँ। उसने अपने मन में थोड़ी भौहें चढ़ाईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यात्रा उतनी सरल नहीं होगी जितना उसने सोचा था। वृद्ध व्यक्ति ने जायम के नाम की कोई पुष्टि करने का प्रयास नहीं किया और जल्दी से किनारे हट गया, जिससे जायम को शहर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जायम ने सिर हिलाया और शांतिपूर्वक शहर में प्रवेश किया। सोरिंग हेवंस सिटी की सड़कों पर उस समय कल्टिवेटर्स की संख्या व्यापार मेले की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा सभी के चेहरे पर चिंता और तनाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि युद्ध में हो रही हार की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। जायम सीधे अपने पूर्व निवास की ओर उड़ गया। यदि मीनलकौर और सीनियर मार्शल ब्रदर लू अब तक शहर छोड़कर नहीं गए थे तो वे वहीं मौजूद होंगे। अधिक समय न लेते हुए जायम भवन के सामने पहुंचा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस का प्रयोग करते हुए किसी भी औरत की तलाश की। उसने दूसरी मंजिल पर एक कमजोर स्पिरिचुअल ची फ्लक्चुएशन महसूस की, जो निश्चित रूप से मीनलकौर से संबंधित थी। जायम ने हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप रेस्ट्रिक्शन को खोलते हुए पवेलियन में प्रवेश किया। मीनलकौर ने उन्हें देखकर अपनी खुशी व्यक्त की, मेरे स्वामी, आप लौट आए। हालांकि जायम को ब्लड डेविल स्वॉर्ड के पूर्ण विवरण का ज्ञान नहीं था, पर वह इसके डेविलिश ची बैकलैश के बारे में जानता था। उसने इसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर रख दिया ताकि काव्यनयन ऐसे खतरनाक डेविलिश आर्टिफैक्ट का उपयोग न करे। जहां तक लाइट स्टेसिस मिरर और अन्य खजानों की बात थी, काव्यनयन ने उन्हें लेने का इरादा नहीं किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर का थोड़ा फेस बचाना चाहती थी। इसके अलावा लाइट स्टेसिस मिरर उस महिला की संपत्ति में रहते हुए प्रसिद्ध हुआ था। यदि कोई जान जाता कि इसे हटा लिया गया है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। उस क्षण काव्यनयन ने अपने हाथ में रेस्ट्रिक्शन टैलिस्मैन पकड़ा और धीरे से उसे दबाया। एक झिलमिलाहट के साथ लाल प्रकाश फैला और एक काले रंग की धुंध जैसी ची निकलते हुए गायब हो गई। रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करने की खुशी में काव्यनयन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हार्ट कंटेनिंग रेस्ट्रिक्शन अब समाप्त हो गया है। पर जाने से पहले मुझे अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर के लिए एक संदेश छोड़ना होगा। जायम ने इसमें कोई विरोध नहीं किया। काव्यनयन ने फिर एक सफेद जेड स्लिप निकाली और उसे धीरे धीरे अपने माथे के पास रखा। जेड स्लिप ने चमक के साथ प्रकाश की श्रृंखला दिखाई और काव्यनयन की स्पिरिचुअल सेंस ने उसमें संदेश दर्ज करना शुरू कर दिया। चाय पीने के समय के बराबर समय के बाद उसने जेड स्लिप को बाकी आइटम्स के ढेर पर रख दिया। फिर उसने सभी आइटम्स को आइस वुमन के स्टोरेज पाउच में डालकर उसे उसके कमर पर वापस रखा। काव्यनयन ने जायम की ओर हल्की लज्जित मुस्कान के साथ देखा और कहा, चलो चलते हैं। सीनियर मार्शल सिस्टर अब भी मेरी डिवाइन इनकार्नेशन लाइट के प्रभाव में है। उसे मुक्त होने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। जायम ने काव्यनयन के कोमल चेहरे को देखकर अपने दिल में हल्की हलचल महसूस की। उसने उसे धीरे से अपने पास खींचा और दोनों प्रकाश की एक तेज रेखा में हॉल से बाहर उड़ गए। बेलियांग राज्य की सीमा पर एक छोटे नामहीन पर्वत पर काव्यनयन एक प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़ी होकर भौहें चढ़ाई और बोली, आपका क्या मतलब है? आप मुझे अकेले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट क्यों भेजना चाहते हैं? जायम उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उसने धीरे धीरे कहा, मेरी कॉन्क्यूबाइन और सीनियर मार्शल ब्रदर लू अभी भी किसी कारण से सोरिंग हेवंस सिटी में रह गए हैं। मुझे लगता है कि इसका संबंध मौलोन इन्वेजन से है। चूंकि दोनों मुझसे संबंधित हैं, मैं अकेले वापस नहीं जा सकता। मुझे उनकी देखभाल करनी ही होगी। काव्यनयन ने जायम की ओर खिन्न दृष्टि से देखा और कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे अकेले क्यों छोड़ना है? जायम ने उत्तर दिया, वोने, तुम मास्क्ड मून सेक्ट की नासेंट सोल कल्टिवेटर हो। 9 नेशंस यूनियन में कई हाई ग्रेड कल्टिवेटर्स होंगे जो तुम्हें पहचान लेंगे। भले ही मैंने तुम्हें अपीयरेंस एक्सचेंज टेक्निक सिखाई है, पर जो कल्टिवेटर्स तुम्हारी तुलना में अधिक उन्नत होंगे उनके लिए तुम्हारे रूपांतरण को देखना संभव है। इसलिए ये सर्वोत्तम होगा कि तुम पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौटो।
काव्यनयन ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए चिंता व्यक्त की, लेकिन तुमने पहले ही मास्क मून सेक्ट और फ्लोइंग माइंड सेक्ट का अपमान किया है। मुझे चिंता है कि तुम अभी भी सोरिंग हेवन सिटी जा रहे हो। जायम ने हल्की हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो। यह ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं देखा कि मैं किस काबिलियत का धनी हूँ। भले ही हेवनली साउथ में मेरे से अधिक क्षमता वाले कई लोग हों, पर उनमें से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो मुझे पकड़कर मार सकें। और मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर हूँ। मॉलोन इन्वेजन के पूरे प्रभाव के चलते कोई भी मेरा प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर ने तुम्हारी अनुपस्थिति को छुपाने के लिए जो सुझाव दिया है, उस पर अमल किया होगा। अन्यथा उसकी वेवुया के साथ डीलिंग बिगड़ सकती थी। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। काव्यनयन ने सिर हिलाया और कहा, यदि तुम इतना दृढ़ रहो तो मैं तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ताकि तुम्हारा थोड़ा और सुरक्षित रह सके, मैं ये खजाना तुम्हें सौंपती हूँ। जैसे ही जायम ने अपने निर्णय को स्पष्ट किया, काव्यनयन ने और कुछ नहीं कहा, बस अपने स्टोरेज पाउच को थपथपाया और धीरे धीरे एक एम्ब्रॉयडर्ड स्कार्फ जायम के हाथ में सौंप दिया। जायम ने उस स्कार्फ में एक अजीब स्पिरिचुअल ची अनुभव किया और जिज्ञासु स्वर में पूछा, यह क्या है? जायम ने उस स्कार्फ में एक अजीब स्पिरिचुअल ची महसूस किया और जिज्ञासु स्वर में पूछा, यह क्या है? काव्यनयन ने गर्मजोशी से समझाया, यह एक नामहीन प्राचीन खजाना है, जिस पर मुझे अपनी यात्रा के दौरान संयोगवश दृष्टि पड़ी। इसे उपयोग करना अत्यंत सुविधाजनक है और यह आपके विचारों के अनुसार गति करेगा। आपकी यात्रा में संभावित खतरे आ सकते हैं। यदि यह आपके साथ रहेगा तो मुझे थोड़ी शांति का अनुभव होगा। जायम चुप हो गया और लंबे समय तक काव्यनयन की प्रवाहपूर्ण आंखों को निहारता रहा। तब उसने देखा कि उसके गाल हल्की लालिमा लिए हैं। फिर उसने मुस्कान के साथ वह वस्तु ली और सावधानीपूर्वक अपने पास रख लिया। जब काव्यनयन ने ये देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। कुछ समय पश्चात उसे कुछ और याद आया और उसने एक चमकदार लाल जेड पेंडेंट निकाला। ये फायर रिपेलिंग ऑर्नामेंट मेरा नियमित साथ देने वाला टोकन है। भले ही मुझे बाहरी मामलों में बंधना पसंद नहीं है, पर कुछ समय पहले मैंने कुछ नामात्र के शिष्य अपने पास लिया था। भले ही उन्होंने मुझे अपने गुरु के रूप में मान्यता दी, वे मास्क मून सेक्ट के शिष्य नहीं थे। इनमें से 2 वर्तमान में सोरिंग हेवन सिटी में दुकान चला रहे हैं। यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो ये टोकन उन्हें सौंप दो, वे तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। फिर उसने धीरे से उन 2 शिष्यों के नाम जायम को बताया। जायम ने उनके प्रति गर्मजोशी और स्नेह का अनुभव किया और चुपचाप उन नामों को याद कर लिया। ये पहली बार था जब उसने किसी और की चिंता महसूस की थी। 1 महीने बाद जायम खुद को सोरिंग हेवन सिटी के बाहरी जंगल में खड़ा पाया। उसने दूरी से विशाल शहर की ओर चुपचाप देखा। जायम और काव्यनयन के अनिच्छापूर्वक अलग होने के बाद वह सीधे यू राज्य की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ गुजरते हुए कल्टिवेटर्स से सुना कि फेंगयुंग और यू राज्यों की सीमाओं पर युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। परिणाम ये था कि 9 नेशंस यूनियन की मुख्य सेनाओं ने लगातार 3 बार भारी क्षति उठाई थी। उनके पास महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों की रक्षा करने के लिए कई महाजादुई संरचनाओं पर निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 9 नेशंस यूनियन स्पष्ट रूप से हार रही थी। ये सुनकर जायम ने भौहें चढ़ाईं, पर अफसोस कि कोई भी इस हार का विस्तृत विवरण नहीं जानता था और न ही इसका कारण समझा जा सकता था। उसे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ा। यू राज्य में प्रवेश करने के बाद उसने और अधिक विस्तृत समाचार प्राप्त किए। मॉलोन स्पेल वॉरियर्स ने कुछ विशाल और सेविज बीस्ट्स खोज लिए थे। 9 नेशंस यूनियन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। ये खबर सुनकर जायम बहुत हतप्रभ हुआ और उसने सोरिंग हेवन सिटी की ओर तेजी से बढ़ाए। यद्यपि सोरिंग हेवन सिटी ने उड़ान पर प्रतिबंध हटा लिया था, पर उन्होंने ग्रेटर लाइट एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन के अधिकांश प्रतिबंध पहले ही सक्रिय कर दिए थे। हवा में अजीब और मुश्किल से पहचानने योग्य परिवर्तन थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शहर में मौजूद कल्टिवेटर्स पहले से युद्ध की तैयारी कर रहे हों। सभी चीजों को एक दृष्टि में देखकर जायम शांतिपूर्वक शहर के मुख्य द्वार की ओर उड़ गया। मुख्य द्वार पर 8 कल्टिवेटर्स तैनात थे। एक को फॉर्मेशन एल्डर के अलावा बाकी सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स थे। जब उन्होंने जायम को आते देखा तो कॉफॉर्मेशन कल्टिवेटर ने उससे पूछताछ करने की सोची, लेकिन जायम की स्पिरिचुअल सेंस का अनुभव करते ही उसके चेहरे पर गहरी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जैसे ही जायम की आकृति के चारों ओर प्रकाश फीका पड़ा, वृद्ध व्यक्ति ने आदरपूर्वक सलाम किया। स्वागत है वरिष्ठ। क्या आप ट्रीटीज मीटिंग में भाग लेने आए हैं? क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? नियमों के अनुसार मुझे आपका नाम पंजीकृत करना होगा। जायम का मन हल्का हिला और उसने भावहीन स्वर में पूछा, ट्रीटीज मीटिंग? कौन सी बैठक? कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित होकर वृद्ध ने पूछा, क्या वरिष्ठ यहाँ ट्रीटीज मीटिंग में भाग लेने नहीं आए? क्या वरिष्ठ किसी आवारा कल्टिवेटर हैं? जायम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हेवनली डाउ अलायंस का कल्टिवेटर हूँ।
वृद्ध व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक समझाया, मौलोन के जबरदस्त आक्रमण के कारण हमारी 9 नेशंस यूनियन उन्हें रोकने में असमर्थ रही है। इसी वजह से अन्य शक्तियों के साथ एक ट्रीटीज मीटिंग आयोजित की जा रही है। चूंकि वरिष्ठ हेवनली डाउ अलायंस के कल्टिवेटर हैं, यदि आप अपना नाम और सेक्ट बताएंगे तो आपको शहर में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। जायम की आंखों में चमक आए और उसने कहा, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का जायम हूं। उसने मन ही मन भौहें चढ़ाईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यात्रा उतनी सरल नहीं होगी जितना उसने सोचा था। वृद्ध व्यक्ति ने जायम के नाम की पुष्टि करने का प्रयास नहीं किया और जल्दी से किनारे हट गया, जिससे जायम को शहर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जायम ने सिर हिलाया और शांति से शहर में प्रवेश किया। जब वह सोरिंग हेवन सिटी की सड़कों पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कल्टिवेटर्स की संख्या व्यापार मेले की तुलना में बहुत कम थी। सभी के चेहरे पर चिंता और तनाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि युद्ध में हो रही हार की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। जायम सीधे अपने पूर्व निवास की ओर उड़ गया। यदि मीनलकौर और सीनियर मार्शल ब्रदर लू अब तक शहर छोड़कर नहीं गए थे तो वे वहीं मौजूद होंगे। कुछ समय बाद जायम भवन के सामने पहुंचा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस का प्रयोग करते हुए और की खोज की। उसे दूसरी मंजिल पर कमजोर स्पिरिचुअल ची की हलचल मिली, जो स्पष्ट रूप से मीनलकौर की थी। जायम ने हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप रेस्ट्रिक्शन को खोलते हुए पवेलियन में प्रवेश किया। मीनलकौर ने उन्हें देखकर खुशी व्यक्त की, मेरे स्वामी, आप लौट आए। जायम ने आह भरी और निराशा व्यक्त करते हुए कहा, आप और सीनियर मार्शल ब्रदर लू अब तक क्यों नहीं गए जैसे हमने तय किया था? मुझे शायद लौटकर नहीं आना पड़ता। फिर उसने मीनलकौर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी बॉटल ने कितनी जल्दी तोड़ दोगी। मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में प्रवेश करने पर बधाई। जायम को उस काफ में एक अजीब तरह का स्पिरिचुअल ची महसूस हुआ और जिज्ञासु होकर उसने पूछा, यह क्या है? काव्य नयन ने गर्मजोशी से समझाया, यह एक नामहीन प्राचीन खजाना है जिस पर मुझे अपनी यात्रा के दौरान संयोगवश दृष्टि पड़ी। इसे उपयोग करना बेहद सुविधाजनक है और यह आपके विचारों के अनुसार चलाएगा। आपकी यात्रा में खतरे आ सकते हैं। यदि यह आपके पास रहेगा तो मुझे थोड़ी शांति का अनुभव होगा। जायम चुप हो गया और लंबे समय तक काव्य नयन की प्रवाहमान आंखों में झांकता रहा। तब उसने देखा कि उसके गाल हल्के लालिमा लिए हैं। फिर मुस्कान के साथ उसने वह वस्तु ली और सावधानीपूर्वक अपने पास रख लिया। जब काव्य नयन ने ये देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। कुछ क्षण बाद उसे कुछ और याद आया और उसने एक चमकदार लाल जेड पेंडेंट निकाला। ये फायर रिपेलिंग ऑर्नामेंट मेरा नियमित साथ देने वाला टोकन है। भले ही मुझे बाहरी मामलों में बंधना पसंद नहीं है, पर कुछ समय पहले मैंने कुछ नामात्र के शिष्य अपने पास लिया था। भले ही उन्होंने मुझे अपने गुरु के रूप में माना, वे मास्क मून सेक्ट के शिष्य नहीं थे। इनमें से 2 वर्तमान में सोरिंग हेवन सिटी में दुकान चला रहे हैं। यदि तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो ये टोकन उन्हें सौंप दो, वे तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। फिर उसने धीरे से उन 2 शिष्यों के नाम जायम को बताया। जायम ने उनके प्रति गर्मजोशी और स्नेह का अनुभव किया और चुपचाप उन नामों को याद कर लिया। ये पहली बार था जब उसने किसी और की चिंता महसूस की थी। अगले महीने जायम खुद को सोरिंग हेवन सिटी के बाहरी जंगल में खड़ा पाया। उसने दूरी से विशाल शहर की ओर चुपचाप देखा। जायम और काव्य नयन के अनिच्छापूर्वक अलग होने के बाद वह सीधे यू राज्य की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ गुजरते हुए कल्टिवेटर्स से सुना कि फेंगयुंग और यू राज्यों की सीमाओं पर युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। परिणाम ये था कि 9 नेशंस यूनियन की मुख्य सेनाओं ने लगातार 3 बार भारी क्षति उठाई थी। उनके पास महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों की रक्षा के लिए कई महाजादुई संरचनाओं पर निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 9 नेशंस यूनियन स्पष्ट रूप से हार रही थी। ये सुनकर जायम ने भौहें चढ़ाईं, पर अफसोस कि कोई भी इस हार का विस्तृत विवरण नहीं जानता था और न ही इसका कारण समझा जा सकता था। उसे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ा। यू राज्य में प्रवेश करने के बाद उसने और अधिक विस्तृत समाचार प्राप्त किए। मौलोन स्पेल वॉरियर्स ने कुछ विशाल और सेविज बीस्ट्स खोज लिए थे। 9 नेशंस यूनियन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। ये खबर सुनकर जायम बहुत हतप्रभ हुआ और उसने सोरिंग हेवन सिटी की ओर तेजी से बढ़ाए। यद्यपि सोरिंग हेवन सिटी ने उड़ान पर प्रतिबंध हटा लिया था, पर उन्होंने ग्रेटर लाइट एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन के अधिकांश प्रतिबंध पहले ही सक्रिय कर दिए थे। हवा में अजीब और मुश्किल से पहचानने योग्य परिवर्तन थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शहर में मौजूद कल्टिवेटर्स पहले से युद्ध की तैयारी कर रहे हों। सभी चीजों को एक दृष्टि में देखकर जायम शांतिपूर्वक शहर के मुख्य द्वार की ओर उड़ गया। मुख्य द्वार पर 8 कल्टिवेटर्स तैनात थे। एक को फॉर्मेशन एल्डर के अलावा बाकी सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स थे। जब उन्होंने जायम को आते देखा तो कॉफॉर्मेशन कल्टिवेटर ने उससे नाम पूछा और अपनी उच्चाधिकारी को रिपोर्ट की। जल्द ही जायम को अनुमति मिल गई और एक कल्टिवेटर ने आदरपूर्वक उसे ऑफिशियल हॉल के भीतर ले गया। ऑफिशियल हॉल का आकार बहुत विशाल था और शहर के केंद्र में स्थित था।
ये केवल 9 नेशंस यूनियन के जीवन और मृत्यु से जुड़े मामलों में प्रयोग किया जाता था और आमतौर पर यह उपयोग में नहीं आता। अब जब मौलोन ने अपनी 100 ईयर सीज़फायर के बाद फिर से आक्रमण शुरू किया था, तो 9 नेशंस यूनियन के उच्च अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के इस हॉल को खोलकर अन्य शक्तियों के कल्टिवेटर्स के साथ बैठक करने लगे। आखिरकार मौलोन स्पेल वॉरियर्स के जबरदस्त आक्रमण के सामने अकेले 9 नेशंस यूनियन के लिए रक्षा करना असंभव था। ऑफिशियल हॉल में प्रवेश करते ही जायम ने देखा कि वहां अधिकतर नासेंट सोल कल्टिवेटर्स उपस्थित नहीं थे, केवल 1 दर्जन से अधिक थे जो उसकी अपेक्षा से कम थे। लेकिन जायम समझ गया कि सोरिंग हेवंस सिटी में बड़ी संख्या में नासेंट सोल कल्टिवेटर्स होने के बावजूद प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उनके शक्ति प्रतिनिधि वहां खड़े थे। सीनियर मार्शल ब्रदर लू उस समय बाईं ओर कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने जायम को देखा, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उनके पास चाइल्ड फायर ड्रैगन बैठा था। पीले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति के अलावा जायम ने अन्य उपस्थित लोगों को अपरिचित पाया। 2 बार उसकी स्पिरिचुअल सेंस पीले वस्त्रधारी व्यक्ति पर गई और उसने मन ही मन आह भरी। ये व्यक्ति येलो मेपल वैली के मार्शल एंसेस्टर रुद्रनाथ थे। जब मार्शल एंसेस्टर रुद्रनाथ ने जायम को देखा तो उसने अपनी भावभंगिमा में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। यह अज्ञात था कि क्या वह अपनी गहरी सूझबूझ से अपने भावों को छुपा रहे थे या उन्होंने जायम को पहले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल के रूप में नहीं पहचाना। जायम की दृष्टि हॉल में अन्य कल्टिवेटर्स की ओर गई। हॉल के केंद्र में एक पुराना व्यक्ति था जिसका चेहरा पर्पल था और उसके पास पैलेस रोब्स में सजीव महिला खड़ी थी। जब जायम ने स्पिरिचुअल सेंस के साथ उनका अवलोकन किया तो उसका हृदय कांप उठा। ये दोनों मिड नासेंट सोल कल्टिवेटर्स थे और 9 नेशंस यूनियन के मुख्य प्रतिनिधि थे। जायम ने हॉल में उपस्थित अन्य कल्टिवेटर्स का निरीक्षण किया और पाया कि वे भी उसे देख रहे थे। उनमें से अधिकांश उसकी युवा अवस्था देखकर हैरान थे। कम ही पुरुष कल्टिवेटर्स ऐसे थे जो अपनी युवा अवस्था बनाए रखने के टेक्निक्स का अभ्यास करते थे। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर लू ने मुस्कुराते हुए जायम को पुकारा, कनिष्ठ मार्शल ब्रदर जायम, आखिरकार तुम पहुंच ही गए। कृपया बैठो। हम मौलोन के आक्रमण के संबंध में सेक्ट मास्टर वीर प्रताप से चर्चा कर रहे थे। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके अनुसार जायम ने भी मुस्कान के साथ हॉल में अन्य कल्टिवेटर्स को सलाम किया और फिर सीनियर मार्शल ब्रदर लू के पास बैठ गया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। इसके अनुसार जायम ने भी मुस्कुराते हुए हॉल में मौजूद अन्य कल्टिवेटर्स को सलाम किया और फिर सीनियर मार्शल ब्रदर लू के पास अपनी सीट ग्रहण की। पीले रंग के चेहरे वाले कल्टिवेटर ने जायम के सामने कुर्सी ग्रहण की और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के फेलो डाउस जायम हैं। मैं अनलाइटेंड लीफ सेक्ट का वो पैंग हूँ। अभी अभी हमें ब्रदर लू से जानकारी मिली कि फेलो डाउस ने केवल 200 वर्षों की कल्टिवेशन के बाद नासेंट सोल स्टेज में प्रवेश किया है। आप वास्तव में हेवनली साउथ के कल्टिवेटर्स में प्रतिभाशाली हैं। शायद आप ग्रेट डाउ में महान सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि जायम की वर्तमान कल्टिवेशन अभी वूपेंग से एक स्तर कम थी, फिर भी उन्होंने भविष्य की उसकी संभावनाओं को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। जायम ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेक्ट मास्टर वो, आप अत्यधिक सज्जनता दिखा रहे हैं। मैं केवल संयोगवश ही नासेंट सोल स्टेज में प्रवेश कर पाया। ग्रेट डाउ में भविष्य में प्राप्तियों की बात करने का साहस मुझे नहीं है। चूंकि अनलाइटन लीफ सेक्ट 9 नेशंस यूनियन में फ्लोइंग माइंड सेक्ट के साथ खड़ा था, इसलिए जायम ने बहुत अधिक परिचित होने का साहस नहीं किया और केवल विनम्र उत्तर ही दिया। जैसे ही जायम ने बात की, उसकी दृष्टि उस सुशोभित मध्यम आयु की महिला पर पड़ी जो वूपेंग के पास खड़ी थी। चूंकि पर्पल फेस्ड वृद्ध व्यक्ति एनलाइटन लीफ सेक्ट के मास्टर थे, इसलिए ये सुंदर महिला संभवतः फ्लोइंग माइंड सेक्ट की कल्टिवेटर थी। जैसे ही जायम सोच में पड़ गया, पर्पल फेस्ड वृद्ध वूपेंग ने आह भरी और कहा, ये फ्लोइंग माइंड सेक्ट की लेडी ची हैं। वह 9 नेशंस यूनियन के मामलों को मेरे साथ संभालेंगी। अन्य फेलो डाउस्ट्स हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने हॉल में मौजूद अन्य कल्टिवेटर्स का परिचय जायम को दिया। जब मार्शल एंसेस्टर रुद्रनाथ का परिचय हुआ तो जायम ने केवल संक्षिप्त उत्तर दिया, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। जायम का हृदय हल्का कांप उठा, लेकिन उसने केवल सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। परिचय समाप्त होने के बाद वूपेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, फेलो डाउस जायम, आप समय पर आए हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि स्पेल वॉरियर्स की विशाल शक्ति हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। एल्डर युवराज अयाना और अन्य से मुझे पहले ही जानकारी मिली है कि उन्हें पहले ही भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ग्रैंड फॉर्मेशंस भी अब मौलोन द्वारा नियंत्रित विशाल जीवों से टूटने की कगार पर हैं। मौलोन के जबरदस्त आक्रमण के कारण सभी शक्तियों की सहायता की तत्काल आवश्यकता है। हमारी युद्ध में कई हताहत हुए हैं, जिसमें शेडोफॉर्म सेक्ट के फेलो डाउस्टहुन भी शामिल हैं। वह तीसरे नासेंट सोल कल्टिवेटर होंगे जो इस आक्रमण में पराजित हुए। वूपेंग की गंभीर बातें सुनते ही हॉल में मौजूद सभी कल्टिवेटर्स की मुस्कान गायब हो गई और वातावरण गंभीर हो गया।
एक हरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति, जिसकी नाक लंबी और तीखी थी, उदासी भरे स्वर में बोला, सेक्ट मास्टर वू, हमने भी अपने शिष्यों को पैक्ट के अनुसार भेजा है और हमारे पास कुछ जानकारी है। फिर भी हमें फेलो डाओइस्ट फंग की हार के वास्तविक कारणों की ठोस जानकारी नहीं मिली है। क्या ब्रदर वो कृपया इस मामले की विस्तृत व्याख्या देंगे? इतने कम समय में इतने नासेंट सोल कल्टिवेटर्स के पराजित होने का कारण समझना असंभव प्रतीत होता है। क्या उच्च स्तरीय स्पेल वॉरियर्स पहले से कार्रवाई में हैं? जायम ने ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति पर ध्यान दिया। वुपेंग के परिचय से पता चला कि यह द डेविल डाओ के कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के थे। उसे नहीं पता था कि इनका संबंध यू यहाँ यूनजी से था या नहीं। वुपेंग ने अजीब भाव के साथ उत्तर दिया, हमें ये जानकारी नहीं है कि उनके उच्च स्तरीय कल्टिवेटर्स पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं। हालांकि फेलो डाओइस्ट फंग और फेलो डाओइस्ट शिन को एक एक करके लड़ाई में पराजित पाया गया। वे घिरे नहीं थे। हरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने यह सुनकर भय प्रकट किया, संभव नहीं। भले ही उन्हें मिड नासेंट सोल स्टेज के स्पेल वॉरियर ने हराया हो, फिर भी उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने का अवसर मिलता। क्या मॉल ऑन डिवाइन सेजेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है? वुपेंग ने पहले से उनके सवाल का अनुमान लगाते हुए कहा, नहीं, दोनों केवल अर्ली नासेंट सोल स्पेल वॉरियर्स थे। हालांकि वे असाधारण थे। न केवल उनकी स्पिरिट टेक्निक्स अन्य स्पेल वॉरियर्स से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं, बल्कि उन्होंने एक अत्यंत विचित्र खजाना भी प्रयोग किया। जैसे ही दोनों फेलो डाओइस्ट्स ने अपनी नासेंट सोल्स का प्रदर्शन किया, वे इस खजाने में फंस गए और तत्काल गति का उपयोग नहीं कर सके, जिससे उनकी मृत्यु हुई। हरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति की सांसें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने थोड़ी अविश्वास के साथ पूछा, कौन सा खजाना नासेंट सोल की तत्काल गति को रोक सकता है? क्या ये प्राचीन खजाना है या जादुई खजाना? श्रोताओं के चेहरे पूरी तरह बदल गए, क्योंकि नासेंट सोल कल्टिवेटर को मारना सामान्यतः आसान नहीं होता। इसकी वजह यह है कि उनकी नासेंट सोल प्रकट होते ही आसानी से भाग सकती है। इस हॉल में उपस्थित कल्टिवेटर्स के लिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक था कि कोई ऐसा खजाना था जो नासेंट सोल को रोक सकता था। वुपेंग ने कहा, हमारे शिष्यों ने युद्ध का निरीक्षण किया, लेकिन वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। जब इसे सक्रिय किया गया तो ये क्षण भर के लिए लाल काले प्रकाश में चमका और अवरुद्ध नहीं किया जा सकता प्रतीत हुआ। इसके अलावा वुपेंग ने हिचकिचाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने असंतोष प्रकट किया, फेलो डाओइस्ट वू, जब मामले इस हद तक पहुंच गए हैं तो आपको क्या कहना कठिन लग रहा है? फ्लोइंग माइंड सेक्ट की लेडी ची ने मुस्कुराते हुए वुपेंग की ओर से बोला, ये कि ब्रदर वू को कहना कठिन है, ऐसा नहीं है। वह केवल इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि मामले में अनिश्चितता है। मुझे इसे कहने दें। चूंकि वह 9 नेशंस यूनियन की सदस्य थी, ये स्वाभाविक था कि वे उनकी मदद करें। जायम उनके शब्दों से अत्यंत जिज्ञासु हो गया और अन्य कल्टिवेटर्स भी इंतजार करने लगे कि लेडी ची आगे क्या कहेंगी। जायम उनके शब्दों से अत्यंत जिज्ञासु हो गया और हॉल में उपस्थित अन्य कल्टिवेटर्स भी इसी बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लेडी ची आगे क्या कहेंगी। लेडी ची ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में समझाया, पूर्व युद्धों का निरीक्षण करने वाले शिष्यों ने ये देखा कि 2 नासेंट सोल स्पेल वॉरियर्स ऐसा प्रतीत होते थे जैसे वे युद्ध में मारे गए प्राणियों की आत्माओं से अपनी शक्ति ले रहे हों, चाहे वे प्राणी स्पेल वॉरियर्स हों या सामान्य कल्टिवेटर्स। इस कारण सेक्ट मास्टर वुपेंग को संदेह हुआ कि ये 2 स्पेल वॉरियर्स वास्तव में मनुष्य हैं या किसी प्रकार के हेरेटिकल परिवर्तन का परिणाम हैं। लेकिन चूंकि दोनों अपने शरीर से स्पष्ट डेमोनिक या प्रेतात्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे, इसलिए शिष्यों को कोई निश्चित निर्णय लेने में असमर्थता हुई। इसके अलावा स्पेल वॉरियर्स की कतारों में अचानक प्रकट हुए विशाल भयावह जीवों का मामला भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नए स्पेल वॉरियर्स की उपस्थिति का इससे कुछ संबंध है। हमें संदेह है कि मॉलोन ने अन्य शक्तियों के साथ मिलकर सहयोग करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि वे हेवनली साउथ में इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण करने में सक्षम हो पाए। हॉल में मौजूद सभी कल्टिवेटर्स उनके शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके आश्चर्य और चिंता को देखकर मार्शल एंसेस्टर रुद्रनाथ गंभीर स्वर में पूछे, मनुष्य नहीं? लेडी ची का मतलब यह है कि वे परिवर्तित डेमोन जानवर हैं। वुपेंग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसा ही प्रतीत होता है। भले ही वे डेमोन जानवर न हो, फिर भी हो सकता है कि वे हेरेटिकल कल्टिवेटर्स हों जो घोस्ट या डेमन डाओ का अभ्यास करते हों। यदि ऐसा है तो ये परिवर्तित डेमोन जानवरों से भी कहीं अधिक जटिल और खतरनाक होगा। जायम के चेहरे पर हल्की सनसनाहट आए और उसने धीरे से पूछा, सेक्ट मास्टर वुपेंग को ये जानकारी कब मिली? वुपेंग ने अपनी लंबी दाढ़ी को घुमाते हुए आश्चर्य से पलकों को झपकाया और उत्तर दिया, ये जानकारी पिछली लड़ाई की रिपोर्ट से मिली है। फेलो डाओस जायम, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जायम ने अपने चिन्ह को हाथ में थामते हुए ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, कुछ नहीं। मैं केवल इतना महसूस कर रहा था कि चाहे ये अपरिचित स्पेल वॉरियर्स मानव हो या दैत्य, उन्होंने अपनी पहचान हमारे सामने प्रकट करने में किसी प्रकार का भय नहीं दिखाया जब उन्होंने युद्ध की शुरुआत में इतनी निर्भीकता दिखाई। ऐसा प्रतीत होता है कि मॉलोन अब पूर्व की तरह थकावट आधारित युद्ध नहीं करेंगे।
वे संभवतः ताबड़तोड़ हमले करेंगे, हमारे मुख्य बलों से निर्णायक युद्ध की अपेक्षा रखते हुए। क्या ये संभव है कि मॉलोन प्लेन्स में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो? वुपेंग और लेडी ची दोनों ने जायम के विश्लेषण को सुनकर एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा, जबकि अन्य कल्टिवेटर्स भी गंभीर मुद्रा में हो गए। ये स्वाभाविक था कि उन्होंने जायम के तात्पर्य को समझ लिया। पूर्व में मॉलोन के आक्रमण हमेशा थकावट आधारित युद्ध होते थे, जहां प्रत्येक युद्ध यदि छोटा होता तो वर्षों तक चलता और यदि लंबा होता तो दशकों तक। ऐसे समय में संघर्ष दोनों पक्षों के मुख्य बलों से सीधे टकराव से बचते थे, क्योंकि इससे केवल पीड़ित विजय मिलती और अधिकांश सेनाएं विनष्ट हो जाती। हेवनली साउथ और मॉलोन स्पेल वॉरियर्स दोनों को इतनी भारी क्षति का सामना करने की इच्छा नहीं थी। ये और भी स्पष्ट हुआ कि मॉलोन कई जनजातियों से बने थे, जबकि हेवनली साउथ में विभिन्न आकार की सेक्ट अलायंसेस थी, इसलिए दोनों पक्ष पूरी तरह एकजुट होकर कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मॉलोन अत्यधिक बल के साथ कार्य कर रहे थे, जो उनके पिछले आक्रमणों से पूरी तरह भिन्न था। उन विशाल सेज बीस्ट्स और विचित्र स्पेल वॉरियर्स की उपस्थिति ने मॉलोन में आए इस परिवर्तन को स्पष्ट कर दिया था। काफी समय बाद वुपेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहा, ब्रदर जायम के शब्द यथार्थपरक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मॉलोन में कुछ असामान्य घटित हो रहा है, हमें सावधान रहना होगा। हेवनली साउथ की सिट्स को 9 नेशंस यूनियन की रक्षा के लिए दूसरी सेना गठित करनी होगी, अन्यथा मॉलोन हमारे आरक्षाओं को तोड़ देंगे और हमें ध्वस्त कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप फेलो डाउस्ट जल्दी लौटेंगे और इस मामले की जानकारी अपने सेक्ट को देंगे। 9 नेशंस यूनियन अब अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाएगा। कुछ समय विचार करने के बाद लेडी ची ने कहा, हालांकि फेलो डाउस्ट जायम के शब्द संभवतः सही हैं, वे केवल अनुमान हैं। मैं आशा करती हूं कि आप फेलो डाउस्ट यह मामलों को केवल अन्य नासेंट सोल कल्टिवेटर्स के बीच चर्चा करें, ताकि अनावश्यक अराजकता पैदा न हो। लेकिन यदि मॉलोन वास्तव में एक बड़े संघर्ष की योजना बना रहे हैं, तो उनके डिवाइन सेजेस अवश्य कार्रवाई करेंगे। ये लेट नासेंट सोल स्टेज स्पेल वॉरियर्स हमारे लिए मुकाबला करने योग्य नहीं हैं। मैं एल्डर महागुरु वीरसेन को इस विषय की जानकारी दूंगी और देखूंगी कि क्या तीनों महान कल्टिवेटर्स मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक सूख चुके वृद्ध व्यक्ति ने चिंतित होकर सिर हिलाया और कहा, लेडी ची, आपकी बात समझ में आती है। यह मामला अत्यंत गंभीर है। जब हम लौटेंगे, हम तुरंत अपने सेक्ट को इस विषय की जानकारी देंगे। अन्य कल्टिवेटर्स ने भी सहमति व्यक्त की, सभी जान रहे थे कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। इसके बाद कल्टिवेटर्स ने कुछ विवरणों पर चर्चा की और तय किया कि पहले मॉलोन की गति को धीमा करने के लिए कुछ सहायक बल भेजे जाएं, ताकि विभिन्न शक्तियों को तैयारी करने का समय मिल सके। जायम, सीनियर मार्शल ब्रदर लू और चाइल्ड फायर ड्रैगन एक साथ हॉल से बाहर निकले। बाहर पहुंचते ही जायम ने भौहें तानी। एल्डर लू ने जायम के चेहरे को देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या कोई समस्या है? जायम ने हल्के स्वर में कहा, कुछ नहीं, केवल एक पुराना परिचित मुझसे मिलना चाहता है। लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा। सीनियर मार्शल ब्रदर लू, ब्रदर लैंड, कृपया आगे बढ़ें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एल्डर लू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। पहले हम हेवनली डाउ अलायंस के कल्टिवेटर्स के बीच चर्चा करेंगे और फिर अपने सीनियर मार्शल ब्रदर को जानकारी भेजेंगे। हम देखेंगे कि हमारी अलायंस की सर इस मामले को कैसे संभालती हैं। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने भी मुस्कुराते हुए सहमति जताई। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने भी मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। जायम ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़े। एल्डर लू हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जायम की दिशा में झांकते रहे, जिसे वह अभी गए थे। क्या कोई बात है, ब्रदर लू, जो आपको चिंतित कर रही है? चाइल्ड फायर ड्रैगन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा। हालांकि एल्डर लू का हृदय अस्थिर था, उन्होंने बाहरी रूप में शांत बने रहते हुए उत्तर दिया, चिंता करने की क्या बात है? चाइल्ड फायर ड्रैगन मुस्कुराते हुए बोला, ब्रदर लू, आप निश्चित रूप से अनुमान लगा चुके होंगे। फेलो डाउस्ट जायम मूल रूप से येलो मेपल वैली से हैं और वह अजीब व्यक्ति रुद्रनाथ अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका सीनियर मार्शल ब्रदर। चूंकि अजीब रुद्रनाथ येलो मेपल वैली में एकमात्र नासेंट सोल कल्टिवेटर हैं, वे निश्चित रूप से बेचैन होंगे। ये छोटी सेक्ट के लिए महत्व नहीं रख सकता, लेकिन येलो मेपल वैली जैसी बड़ी सेक्ट के लिए एक नासेंट सोल कल्टिवेटर की अनुपस्थिति सेक्ट के विनाश तक ले जा सकती है। अतः यह असामान्य होगा यदि वही रुद्रनाथ न हो जिसने जायम को वॉइस ट्रांसमिशन दिया हो। एल्डर लू तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर अपने मन में विचार करने के बाद पूछा, ब्रदर लैन, आपको जूनियर मार्शल ब्रदर जायम की उत्पत्ति के बारे में कैसे पता चला? मुझे याद नहीं कि मैंने इसका उल्लेख किया हो। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से कहा, ब्रदर लू को इसे बताने की आवश्यकता नहीं थी। जब आपकी सेक्ट को अचानक एक युवा नई उभरती एल्डर प्राप्त हुई, हमारी एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट को स्वाभाविक रूप से इसकी जांच करनी पड़ी। एल्डर लू के पास उत्तर देने को कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर जायम ने केवल कहा कि वह एक पुराने परिचित से मिलने जा रहे हैं।
यदि वह मूल रूप से येलो मेपल वैली लौटना चाहते तो वह अब तक लौट चुके होते। वह अब तक क्यों रुकते? चाइल्ड फायर ड्रैगन ने सिर हिलाया। सच है, लेकिन अजीब रुद्रनाथ बहुत चालाक और चतुर हैं। जब उन्होंने जायम को बुलाया है तो उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वे उसे मनाने में सफल होंगे। एल्डर लू कुछ क्षण के लिए मौन रहे। अंततः उनके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आए और उन्होंने आह भरते हुए कहा, इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। यदि जूनियर मार्शल ब्रदर जायम वास्तव में येलो मेपल वैली लौटना चाहते हैं तो मेरा सीनियर मार्शल ब्रदर या मैं उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जायम एक छोटे दूरस्थ गली में खड़े होकर लगातार अपने चारों ओर का निरीक्षण करने लगे। तभी उनकी नज़र एक 2 मंजिला पवेलियन पर पड़ी। ये केवल लगभग 20 मीटर चौड़ा था और इसके प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा झंडा लगा था जिस पर टी लिखा था। वहां 2 पीले वस्त्रधारी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स खड़े थे। जायम थोड़ी देर मुस्कुराए और फिर पवेलियन की ओर बढ़ गए। जब दोनों कल्टिवेटर्स ने जायम को आते देखा, उन्होंने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ग्रीटिंग सीनियर जायम। मार्शल एंसेस्टर आपका आदरपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। जायम ने सिर हिलाया और बिना बोले अंदर प्रवेश कर गए। पूरा भवन अत्यंत शांत था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां कोई नहीं था। जायम ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दूसरी मंजिल पर चढ़ाई की। वहां उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक उनका इंतजार कर रहा था। वह पीले वस्त्र पहने, पीली त्वचा वाला एंसेस्टर रुद्रनाथ था, जिसे उन्होंने हाल ही में हॉल में देखा था। वह वर्तमान में कमरे के मध्य में स्थित अष्टकोणीय मेज पर बैठे थे और चाय के कप का स्वाद ले रहे थे। जायम की दृष्टि झिलमिलाई और वह बिना हिचकिचाहट आगे बढ़े। उन्होंने मौन रहते हुए एंसेस्टर रुद्रनाथ के सामने बैठकर ध्यान दिया कि उनके सामने पहले से ही एक चाय का कप रखा हुआ था। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने कुछ नहीं कहा, केवल हाथ हिलाया और मेज पर रखी चायदानी को तैरते हुए उस कप में चाय डालने का संकेत दिया। अजीब रुद्रनाथ ने अपनी आंखें संकुचित की और धीरे धीरे कहा, यहाँ की स्पिरिटी अच्छी है, क्या आप इसे स्वाद नहीं लेंगे? जायम मुस्कुराए और चाय का कप आंखों तक उठाकर उसमें भरे स्पष्ट हरे तरल को देखा। उन्होंने एक घूंट लिया और कहा, ये काफी अच्छा है। सामान्य स्पिरिट टी से निश्चित रूप से एक ग्रेड ऊपर है। अजीब रुद्रनाथ ने चाय रख दी और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि फेलो डाउस जायम को भी चाय का शौक है। लगता है कि मैंने आपको यहाँ मिलने के लिए सही स्थान चुना। बातों को गोलमोल न करते हुए जायम ने सीधे कहा, आपने मुझे यहाँ केवल स्पिरिट टी का स्वाद लेने के लिए नहीं बुलाया होगा। यदि आपके पास कहना कुछ है तो कहिए। यह एंसेस्टर रुद्रनाथ स्पष्ट रूप से उन्हें पहचान चुके थे। जायम पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। चूंकि फेलो डाउस्ट इतने अधीर हैं, मैं गोलमोल बात नहीं करूंगा। फेलो डाउस्ट जायम, क्या आप येलो मेपल वैली लौटकर एल्डर बनने के लिए तैयार हैं? एंसेस्टर रुद्रनाथ ने शांत स्वर में कहा, जैसे ये कोई मामूली मामला हो। येलो मेपल वैली लौटना। जायम ने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाया और बस अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को नीचे देखकर चुप रहे। जायम ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव परिवर्तन नहीं दिखाया और बस हाथ में पकड़े चाय के कप की ओर नजर गड़ाए। एंसेस्टर रुद्रनाथ की आंखों में एक तेज चमक उभरी और उन्होंने धीरे धीरे कहा, भूतकाल में आपको जो अन्याय झेलना पड़ा उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे यह अवश्य बताना चाहिए कि मेरी जीवन अवधि भी सीमित है। मेरे पास अधिकतम 20 वर्ष ही शेष हैं। यदि आप लौट आएं तो येलो मेपल वैली आपके नियंत्रण में होगा। निश्चित ही आप इतने वर्षों तक किसी छोटे से टकराव को पकड़े नहीं रहेंगे। जायम ने सिर उठाया और एंसेस्टर रुद्रनाथ की ओर देखते हुए कहा, मैं अब अतीत की बातों की परवाह नहीं करता। यदि मैं आपकी स्थिति में होता तो शायद मैं भी यही करता, परंतु अब मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर हूं और मेरी कोई इच्छा आपकी सेक्ट में शामिल होने की नहीं है। फेलो डाउस्ट रुद्रनाथ, आपको किसी अन्य कल्टिवेटर की खोज करनी होगी। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने ठंडे मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल, मुझे पता है कि आपने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट ज्वाइन कर लिया है, परंतु ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में अभी भी 2 अन्य एल्डर्स हैं। क्या आपको नियंत्रण साझा नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको एकमात्र शक्ति का अधिकारी बनकर खुशी नहीं होगी? जायम ने अपने होठ सिकोड़ते हुए हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बनाई और कहा, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं सेक्ट में केवल अथॉरिटी के लिए नहीं आया, मैं केवल अपने अभ्यास के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना चाहता था। सेक्ट पर नियंत्रण में मेरी कोई रुचि नहीं है। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने भौहें ताने, परंतु जल्द ही अपने चेहरे पर शांति लौटाई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, फेलो डाउस जायम, आपको ये समझना चाहिए कि एक सेक्ट की एकमात्र शक्ति होने से आपके अभ्यास पर कितनी अधिक लाभकारी प्रभाव पड़ता है। न केवल आपको दुर्लभ औषधियों और सामग्रियों को ढूंढने की चिंता नहीं होगी, बल्कि आपको कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक अप्रतिम प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, क्या आपको अपने पूर्व सेक्ट के सदस्यों में थोड़ी भी रुचि नहीं है? आपके समान पीढ़ी के कई कल्टिवेटर्स अभी भी येलो मेपल वैली में हैं। यदि वहां कोई नासेंट सोल कल्टिवेटर उनकी सुरक्षा नहीं करेगा, तो वे किसी अन्य सेक्ट के गठबंधन के द्वारा एक ही रात में नष्ट हो सकते हैं। कौन जाने उनके साथ क्या हो सकता है।
जायम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट एल्डर के रूप में मेरी स्पिरिट मेडिसिन और सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, और कल्टिवेशन वर्ल्ड में स्टेटस और रेप्यूटेशन जैसी खोखली चीजों की मुझे परवाह नहीं। जहां तक सेक्ट के विनाश का सवाल है, ये हमेशा एक सामान्य घटना रही है। चाहे सेक्ट कितने समय तक रहे, अंततः वे अपने लेगेसी के साथ गायब हो जाते हैं, और मेरे पुराने सेक्ट के सदस्यों में मैं शामिल नहीं होऊंगा। ईश्वर उन्हें सद्भाग्य दे। जब एंसेस्टर रुद्रनाथ ने यह उत्तर सुना तो उनके चेहरे पर झुर्रियां उभरी और वे थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर उन्होंने कहा, फेलो डाउस जायम, यह मेरे लिए स्पष्ट है, परंतु मैं आपसे बहुत अलग हूं। मैंने येलो मेपल वैली की देखरेख में 1000 वर्षों से अधिक समय बिताया है और इसके प्रति अत्यधिक लगाव विकसित हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के साथ इसका लेगेसी समाप्त हो जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि फेलो डाउस्ट की प्रसिद्धि या लाभ में कोई रुचि नहीं है, परंतु यदि आप येलो मेपल वैली के ग्रैंड एल्डर के रूप में उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं, वो संपत्तियां जो मैंने वर्षों में संचित की हैं और आपकी भविष्य की अभ्यास में अत्यंत उपयोगी होंगी। जायम ने थोड़ी देर के लिए आंखें तंग की और पूछा, आप अपनी विरासत मुझे सौंपेंगे? यदि मुझे ठीक याद है तो आपके व्यक्तिगत शिष्यों को तो होना चाहिए। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने ठंडी मुस्कान दी, मेरे शिष्यों में से उच्चतम केवल मिडको फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचता है। यदि मैं अपनी विरासत उन्हें सौंप दूं तो केवल विपत्ति आएगी। भले ही फेलो डाउस्ट इसे स्वीकार न करें, मैं अपनी अधिकांश संपत्तियों को सेक्ट को नहीं छोड़ूंगा। जायम ने थोड़ी रगड़ते हुए विचार किया। सच कहूं तो जायम को एंसेस्टर रुद्रनाथ की बातों में थोड़ी लालच महसूस हुई, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि यदि वह येलो मेपल वैली के एल्डर पद को स्वीकार करते हैं तो उन्हें यू की 6 सेक्ट और 9 नेशंस यूनियन के भीतर कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो काफी समय तक टली रहेंगी। इसके अलावा येलो मेपल वैली का एकमात्र एल्डर बनने के नाते उन्हें अधिक अधिकार मिलेगा, परंतु इसके विपरीत ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में मिलने वाली उनकी स्वतंत्रताओं का त्याग करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण मास्क मून सेक्ट का सामना करने की समस्या भी रहेगी। काफी विचार के बाद जायम ने सिर हिलाया और कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे लगता है कि इस विषय पर आगे चर्चा नहीं करनी चाहिए। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने इसका सुनकर कोई क्रोध नहीं दिखाया, केवल उनके चेहरे पर असहायता प्रकट हुई। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने आह भरते हुए कहा, चूंकि आपने इन शर्तों को अस्वीकार किया, ऐसा प्रतीत होता है कि फेलो डाउस जायम यू की 6 सेक्ट के मामलों में शामिल नहीं होना चाहते। यदि ऐसा है तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। जायम के चेहरे पर जिज्ञासा झलक उठी, एक और प्रस्ताव? एंसेस्टर रुद्रनाथ ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि फेलो डाउस्ट येलो मेपल वैली के एल्डर नहीं बनना चाहते, तो मैं आपको 3 वस्तुएं प्रदान करता हूं। इसके बदले आप येलो मेपल वैली से 3 बार सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये अनुरोध आपकी क्षमता के भीतर होंगे। कुछ क्षण सोचने के बाद जायम ने जल्दी से सिर हिलाया, मेरी क्षमता के भीतर 3 अनुरोध? मैं उन शर्तों को स्वीकार कर सकता हूं। एंसेस्टर रुद्रनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उन्होंने मेज पर 3 वस्तुएं रख दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने इन्हें पहले से तैयार किया था। बिना और शब्द कहे जायम की नजरें मेज पर रखी गई 3 वस्तुओं पर टिक गईं। वहां एक छोटी चमकदार नीली ढाल, एक लाल जेड की बोतल और एक जेड काली जेड की टिका रखी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने छोटी नीली ढाल को उठा लिया। जब यह उनकी पकड़ में आई तो यह नर्म और हल्की हो गई, जैसे उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने इसे और अधिक ध्यान से जांचा, फिर भी यह नहीं समझ पाए कि इसे किस चीज से तैयार किया गया है। एंसेस्टर रुद्रनाथ ने अनिच्छा से नीली ढाल की ओर देखा और कहा, यह एक प्राचीन खजाना है जो मैंने अपनी युवावस्था में पाया और काफी समय तक मेरे साथ रहा। मैंने इसे ब्लू लाइट शील्ड कहा। इसकी शक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं और यह विशेष रूप से आग आधारित हमलों के विरुद्ध प्रभावी है। जब आप इसे परखेंगे तब आपको इसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखेगा। जायम ने ढाल को एक पल के लिए सहलाया और फिर इसे मेज पर वापस रख दिया। इस खजाने की अजीब प्रकृति को देखकर एंसेस्टर रुद्रनाथ की बातें सही प्रतीत हुईं। इसके बाद उन्होंने लाल जेड की बोतल को उठाया और कहा, अतीत में मैं मॉलोन प्लेन्स में गहराई से गया और ग्रेड 7 आयनविंग डेमन बीस्ट का संहार किया। ये बोतल उसका कौर रखती है, एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री। इसके उपयोग की कोई कमी नहीं होगी। ग्रेड 7 डेमन कॉ। जायम ने मन ही मन आह भरी, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। यद्यपि हेवनली साउथ में ग्रेड 7 डेमन कॉज अत्यंत दुर्लभ हैं, उनके लिए इसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए मेडिसिन बॉटल खोली, एक नजर डाली और इसे फिर से अपनी जगह पर रख दिया। फिर उनकी नजर मेज पर रखी अंतिम वस्तु पर गई। इस बार एंसेस्टर रुद्रनाथ ने केवल अजीब मुस्कान दी और इसे परिचय देने की पहल नहीं की। जायम की दृष्टि चुपचाप उस जेड की टिका पर घूमी।